आ गए हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके साथ हो गई और माल जल गया या चोरी हो गया, तो अब तो फिजिकल काउंट हो ही नहीं सकता। जब फिजिकल काउंट हो ही नहीं सकता तो अब क्या करें? तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट मेथड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा मेथड है, बहुत आसान है, एस्टिमेट है क्योंकि अंदाजे हम। और क्या करेंगे हम इसमें? ग्रॉस प्रॉफिट की प्रीवियस ईयर की परसेंटेज को हम बेस बनाएंगे, यानी पास्ट ईयर के अंदर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अंदाजन कितने परसेंट रहा। ठीक है ना, अब वो कैसे होगा वो हम जो है देखेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर के अंदर, प्रीवियस पीरियड्स के अंदर हमारा ऑन एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट रहा। फर्ज कर लें कि वो जो 25% रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 75% क्या होगी? हमारी कॉस्ट होगी। तो ये है बेसिकली इसका बेसिक, कि आप प्रीवियस ईयर के जो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसका आप अंदाज़ा, उसकी एवरेज जो है लेकर आप इस साल पर अप्लाई जो है कर देते हैं वक्ती तौर पर। एक्चुअल काउंट नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पर अगर आपने कोई टेंटेटिव फिगर मालूम करनी है तो आप वो फिर आप इस तरीके से मालूम करते हैं। ठीक है भाई, तो एक सिंपल सा एक फॉर्मेट है, वो जो ना फॉर्मेट पहले देख लें। सबसे पहले क्या है भाई जनाब अली, हम अच्छा ये बात ध्यान में रखिएगा, हम निकालने क्या जा रहे हैं? हम निकालने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है ना, तो पूरे चैप्टर की थीम तो आपको पता है कि भाई थीम क्या चल रही है। एंडिंग इन्वेंट्री को कंप्यूट करते हैं, उसकी मदद से फिर फर्दर आगे कैलकुलेशन होती है, लेकिन बेसिक हमारा क्या होता है, बेसिक पर्पस क्या होता है, किसी तरह हम एंडिंग इन्वेंट्री को कंप्यूट करें। बाकी फिर उससे एंट्रीज और वो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री की बिगिनिंग अमाउंट ले लेंगे। ठीक है ना, स्टार्टिंग की अमाउंट ले लेंगे कि साल के स्टार्ट में या पीरियड के स्टार्ट में हमारी कितनी थी। उसके अंदर जो परचेजेस को जो ना जमा करते हैं। अब ये जो ना फॉर्मेट आपका जो ना देखा हुआ है, ये कोई नया फॉर्मेट नहीं है, आपको जो पता है कि इनकम स्टेटमेंट के बीच का हिस्सा है ये, जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला करते थे। तो उसमें आपने जो नेट परचेजेस ऐड करने हैं। अगर नेट परचेजेस डायरेक्टली जो ना गिवन होंगे, देखिए मैं ज़रा सा लिख दूँगा, अगर नेट परचेजेस डायरेक्टली गिवन होंगे तो आप यहाँ ऐड कर देंगे, लेकिन अगर जो नहीं गिवन होंगे तो पहले आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे। यानी पहले आप जब परचेजेस लेंगे यानी जो जो टोटल आपने पूरे पीरियड के अंदर परचेजेस करी, उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। तो क्या बन जाएगी वो, डिलीवर्ड कॉस्ट। ये आपको याद होगा, ये कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे, ये सारी बातें आपको जो ना पता है। उसके बाद आप जो ना लेस कर देंगे क्या, जो सॉरी ये ऐसे आएगा नहीं, तो आप जो लेस कर देंगे क्या, जो ना परचेज रिटर्न, परचेज जो डिस्काउंट को जो ना लेस करेंगे, तो आपको जो ना क्या मिल जाएगा, नेट परचेजेस मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो जब आपको जो नेट परचेजेस जो ना मिल जाएगी, तो नेट परचेजेस को आप इसके साथ ऐड कर देंगे इन्वेंट्री बिगनिंग के साथ। देखिए मैं कोई भी जो ना नई बात नहीं हो रही है, अभी तक सारी वही बातें हो रही हैं जो हम पहले कहीं ना कहीं इनकम स्टेटमेंट या दूसरे फॉर्मेट्स के अंदर देख चुके हैं। तो स्टार्ट की इन्वेंट्री जो बिगिनिंग इन्वेंट्री थी, उसमें नए परचेजेस ऐड करने से क्या हुआ, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल मिल गई। ठीक है ना, यानी ये वो इन्वेंट्री है जो बिकने के लिए मौजूद थी। अगर मैं उसमें से वो वाली कॉस्ट निकाल दूं जो कि इन्वेंट्री बिक गई है, यानी कि लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दूं, किसमें से, यानी टोटल इन्वेंट्री जो मेरे पास पूरे पीरियड के अंदर बिकने के लिए मौजूद थी, उसमें से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी उसकी कॉस्ट निकाल दूं जो माल बिक चुका है, तो आपको अंदाजा होगा कि मुझे क्या मिलेगा इसके बदले। मुझे इसके बदले मिलेगा, यानी इसमें से जो लेस करने से मुझे मिलेगा इन्वेंट्री एट एंड, यानी आखिर में जो इन्वेंट्री बच गई है जो नहीं बिक सकी, यकीनन वो मिलेगी। अच्छा भाई, ये बात तो आ गई हमें समझ में, लेकिन सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमारे पास होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक के नहीं होगा, जब तक कि आप पूरे फॉर्मेट के जो थ्रू नहीं जाएंगे। तो उसका एक दूसरा तरीका कि सेल में से अगर जो ग्रॉस प्रॉफिट को लेस किया जाए, तो आपको जो ना पता है कि क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखें यहाँ पर हमने जो ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो ना क्या लगा दी, हेडिंग लगा दी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमें जो ना मालूम ही नहीं होगी। हम कह रहे हैं कि हम जो ना लेस करेंगे, लेकिन हमें जो ना मालूम ही नहीं होगी। क्यों मालूम नहीं होगी? क्योंकि जब तक कि आप जो ना पूरे उससे नहीं जाएंगे जो ना फॉर्मेट से, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे पता चल सकती है?
तो हम शॉर्टकट से निकालेंगे जो मैंने अभी आपको बताया एस्टिमेट से। सबसे पहले हम यहाँ पर जो ना लेंगे सेल में से जो ना लेस करेंगे सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट, अगर जो ना गिवन होगा तो हमें मिल जाएगी नेट सेल। अब आप अच्छे से जानते हैं कि सेल में से या नेट सेल में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दिया जाए तो क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाती है। तो बेसिकली लेकिन सर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कैसे, तो वो हम देखेंगे जो मैंने शुरू में बात करी, पास्ट प्रेजेंट पास्ट की जो ना परसेंटेज देखेंगे। हम देखेंगे कि प्रीवियस सालों के अंदर फर्ज कर लें कि अभी चल रहा है 2021 ना, फर्ज क्या कर लें एक्चुअल में 2021 ही चल रहा है, तो 2021 से पीछे 5 साल देख लें, 20, 19, 18, 17, 16 जो भी, उनमें हमारा यकीनन कोई ना कोई जो ना ग्रॉस प्रॉफिट रहा होगा। कोई से साल में 28% रहा, कोई से साल में 30% रहा, कोई से साल में 22% रहा, यानी 2016 में 22, फिर 28, फिर 25, फिर 24, इस तरह से मैंने पांचों ईयर की परसेंटेज को जमा किया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, एवरेज। ठीक है ना, एवरेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो एवरेज है ये मेरे काम की है, और ये किस काम की है, एक्चुअल कोई फिगर निकालने के काम की नहीं है, ये एस्टिमेट करने की। एस्टिमेट कहते हैं अंदाजा लगाना, तखमीना लगाना। ठीक है ना, तो बताने की बात ये है, बताने की बात यह है कि जो एस्टिमेट है वो हम ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज के जो थ्रू लगाएंगे। तो मैं यहाँ जो ना ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कहाँ से आएगी, नेट सेल पर फर्ज करें मेरे पास एवरेज आया, जो परसेंटेज आई वो आई जो ना 25%। तो मैंने कहा भाई कोई बड़ी बात नहीं है, 25% मैं जो नेट सेल पे अप्लाई जो ना करूँगा, फर्ज करें 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए सेल का 25% जो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 25,000 रुपए। ठीक है ना भाई, 1 लाख का 25% कितना हुआ, 25,000 रुपए। तो 25,000 रुपए जब मैं इसमें से लेस करूंगा तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट को जो मैं पहले ही कह चुका था कि मैंने यहाँ से लेस कराना है, मैं उसको लेस कर दूंगा कहाँ से, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल से। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, जहन पे बोझ मत बनाइएगा, बहुत आसान आसान सी बातें हैं, लेकिन आप में से पिक जल्दी वो लोग कर लेते हैं जो कि रिपीट करते हैं चीज़ों। ठीक है ना, जिन्होंने, अच्छा मैंने इस कोर्स के स्टार्ट में भी कहा था कि जो हमने BBA 1 में पढ़ा है पूरा कोर्स, काइंडली उसको रिपीट करें। रमज़ान है, अक्सर आप में से कई लोगों के पास टाइम होता है, तो भाई उसको रिपीट करें। ठीक है ना, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सारी टर्म्स, सारी इंट्रीज, सारी चीज़ें वो आपको रिवाइज हो जाएंगी, माइंड में आ जाएंगी, क्योंकि उसका लिंक तो है ना, जाहिर सी बात है, अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग ही है ना। अकाउंटिंग ये थोड़ी कहती है कि ये BBA 1 वाली अकाउंटिंग अलग है, BBA 2 वाली अकाउंटिंग अलग है। अकाउंटिंग तो होल सोल एक पूरा जो ना डिसिप्लिन है, तो वो तो हमने अपनी आसानी के लिए चैप्टर वाइज बांट दिया है, दो के अंदर दो पोर्शन बना दिए, अदरवाइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो एक ही है। ठीक है ना, और इतनी जो तवील है, जो बड़ी है, तो इसलिए बताने की बात यह है, समझाने की बात यह है कि आप उसको रिपीट करें, क्योंकि आपका जहाँ भी कोई जो ना लैकिंग आ रही है वो सिर्फ इसलिए है कि आपको थोड़ा थोड़ा याद आता है, हाँ ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन क्यों क्लिक नहीं करता जना पूरी तरह से, क्योंकि आपने उसको रिपीट नहीं किया। तो रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। सारा जो कुछ भी हमने BBA 1 में जो ना पढ़ा उसको रिपीट करें। फिर BBA 2 के अंदर अभी हमने जो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स, जो उसके जो कॉन्सेप्ट्स एंड जो कन्वेंशंस पढ़ी उनको रिपीट करें। फिर ये चैप्टर एंड होने जा रहा है, इसको रिपीट करें, तो आप ऐसे हो जाएंगे अकाउंटिंग के अंदर अब तक, यानी यहाँ तक पहुँच के कि कोई आपको बीट नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो इसलिए भाई रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है, रिपीट करें उसको जो रिवाइज किया करें, एक दो तीन दोस्त अपने एक काम किया करें कि चैप्टर वाइज एक दूसरे को जूम कॉल कर लिया करें, कि वो एक बोलता जाए, दिखाता जाए कि भाई देखिए हमने ये पढ़ा था, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा, तो वो जो भी पॉइंट एक दूसरे के जो ना जहन में होंगे वो उसके साथ जो ना शेयर करेंगे और आपको चीज़ याद हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जो सवाल सॉल्व करें, सिर्फ देख ज़रूर लें। ठीक है भाई, अच्छा जी, तो ये आपको यकीनन थोड़ा बहुत बात समझ में आई होगी कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। आए चलें, इसको मैं यही लिखे जो ना रहने देता हूँ, इसी पर मैं क्या करता हूँ, सवाल अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें भाई, जना सवाल नंबर 8 है हमारा।
ठीक है, अब मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट की पास्ट परसेंटेज की बुनियाद पर, एवरेज परसेंटेज की बुनियाद पर हम कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ चेज स्टोर वाज अवेलेबल। चेज स्टोर कोई सा भी हो, इन्वेंट्री बता रहा है जनवरी की पहली तारीख। जनवरी की पहली तारीख से क्या मुराद है कि ये बिगनिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा है, 2,25,000 रुपए, ठीक है ना, साल की शुरू की बात कर रहा है। तो इससे तो अकल इतनी जो ना बहुत होनी चाहिए कि आपको पता हो कि भाई ये बिगनिंग इन्वेंट्री की बात हो रही। फिर 6 महीने के अंदर जो परचेजेस किए हैं वो बता रहा है 6,50,000 रुपए के, ठीक है भाई, 6 महीने के अंदर 6,50,000 की करें। सेल बता रहा है 8,30,000 की, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस बता रहा है 25,000, और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस बता रहा है 18,000, सेल डिस्काउंट बता रहा है 12,000, ट्रांसपोर्टेशन इन बता रहा है 10,000, एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दे रहा है 25% दिया है, क्योंकि ना मैं अभी 25% इसलिए कह रहा था कि मेरे सवाल के अंदर भी 25% ही है। अच्छा, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, यहाँ पर भी वजाहत के लिए बता दिया कि रेट कितना लगाना है, 25%। ठीक है, तो आ जाए इसको अप्लाई जो है करते हैं। तो भाई फॉर्मेट के एतबार से हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इन्वेंट्री बिगिनिंग चाहिए, ठीक है भाई। अब इस जना सवाल में मैं जो ले लेता हूँ इन्वेंट्री बिगिनिंग कितनी है, 2,25,000 रुपये, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पर जरा ले रहा हूँ 2,25,000, ठीक है भाई, ये 2,25,000 रुपये में फॉर्मेट के एतबार से मैंने अब इसमें नेट परचेजेस को ऐड करना है। क्या नेट परचेजेस डायरेक्टली दी हुई है, नहीं, परचेजेस दिया हुआ है, परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब है नेट परचेज डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। तो परचेजेस की अमाउंट जो है ले लेते हैं, कितनी दी हुई है, 6,50,000 रुपए की परचेजेस की इस पीरियड की अमाउंट दी हुई है, ठीक है भाई। यहाँ तक ये चीज जो है ले लेते हैं, कितना भाई, कितना दिया हुआ है, 6,50,000। करने क्या जा रहे हैं वो जहन से मत भूलने दीजिएगा कि हम कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे। और अगर मुझे ये पता चल जाए कि पूरे पीरियड में बेचने के लिए कितनी इन्वेंट्री मौजूद थी, तो मैं उसमें से बेची गई इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालूंगा, तो मुझे आखिर में बच जाने वाली इन्वेंट्री की कॉस्ट पता चल जाएगी। ये है इस फॉर्मेट की थीम, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसमें ऐड कर देते हैं जो ना ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी है भाई, 10,000 रुपये, ये इसने बताई हुई है। तो ये मैंने जनाब 10,000 रुपये ऐड कर दिए। तो 6,50,000 रुपये और 10,000 रुपये कितने हुए, 6,60,000 रुपये। ये मेरे पास 6,60,000 रुपये की अमाउंट आ गई। ये मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी। अच्छा, अब हम देखते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट में से क्या दोनों मौजूद हैं। तो हमारे पास शायद सवाल में सिर्फ एक ही मौजूद है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 25,000, परचेज डिस्काउंट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो कितने का जो ना मौजूद है, 25,000 का। तो मैंने भाई जो चीज़ जो ना मौजूद है वो हम जो ले लेते हैं, बस उसके अलावा जो मौजूद नहीं है उसको हम नहीं लेंगे। तो ये मैंने परचेज डिस्काउंट वाली रॉ हटा दी, ठीक है भाई, क्योंकि जब नहीं था मौजूद तो नहीं लिया भाई। उसके नीचे एक थिक लाइन लगाई, तो 6,60,000 में से 25 निकालेंगे तो 6,35,000 बचेंगे, ठीक है ना। यानी 6,60,000 में से 25,000 निकालेंगे तो 6,35,000 रुपये बच जाएंगे। ये मैंने 6,35,000 रुपये नेट परचेजेस के राइट कॉलम के अंदर मेंशन कर दी, ठीक है भाई। उम्मीद है यहाँ तक के बात जो ना क्लियर है आप लोगों को। अच्छा जी, अच्छा, अब क्या करना है, हमने इसको बिगनिंग इन्वेंट्री के अंदर जमा कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है भाई। ये मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, इसको जमा किया ऊपर इस फिगर के साथ, तो ये हो गया 8,60,000 रुपये। इसको मैं एक थिक लाइन जरा लगा देता हूँ ताकि ये हो कि हाँ भाई यहाँ मैंने ऐड किया इसको, ठीक है भाई। तो कितना हो गया, 8,60,000 रुपये। यहाँ तक के अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे यस करके बता दें ताकि फिर मैं आगे की बात करूँ। यहाँ तक के ओके, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, अब हम जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो ना लेस करने, लेकिन हम जानते हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम एक दूसरी ट्रिक से निकालने जा रहे हैं, यानी हम परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट की मदद से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, तो उसको हम अवेलेबल इन्वेंट्री में से लेस कर देंगे। तो भाई जनाब आली उसने हमें सेल दी हुई है 8,30,000 रुपये,
ठीक है भाई, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर 8,30,000 रुपये मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है भाई, फिर उसने हमें सेल रिटर्न भी दिया हुआ, सेल डिस्काउंट भी, सेल रिटर्न दिया हुआ 18,000 का और सेल डिस्काउंट दिया हुआ 12,000 का। ठीक है भाई, तो यहाँ मैंने कहा भाई 18,000 रुपये और 12,000 रुपये। ठीक है भाई, 18 और 12 होते हैं 30,000। ठीक है ना, 18 और 12,000 होते हैं 30,000 रुपये। तो 8,00,000 जब 30,000 में से जब मैंने 30,000 रुपये जो ना लेस करे तो मेरे पास आ गए सीधे सीधे 8,00,000 रुपए की नेट सेल आई। लेकिन नेट सेल का जो मैंने क्या करना है, नेट सेल तो नहीं चाहिए थी ना मुझे, मुझे तो जो ना ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज जो 25% दी हुई है ना, ये अंडरस्टूड है कि ये नेट सेल का 25% है। वो लिखे ना लिखे, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वो सेल का ही 25% होता है। ठीक है भाई, तो अब हम ये करने जा रहे हैं कि जना सवाल में ये देखें, इसने जना 25% का रेट दिया है। ठीक है भाई, देख लें जरा इसका आसान, कितना आसान जना तरीका क्या है कि 8,00,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ठीक है भाई, 0.25। 0.25 का क्या मतलब, 25%। मुझे इसका 25% चाहिए ना, तो 0.25। तो 25% 8,00,000 का बना 2,00,000 रुपए। ठीक है भाई, 25% 8,00,000 का बना 2,00,000 रुपए। तो ये भाई जनाब 2,00,000 रुपए मैंने कर दिए लेस। ठीक है, 8,00,000 का 25% कैसे निकाला हमने, 8,00,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, यानी 0.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर क्या करें 8,00,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। वही बात है, कान यूं पकड़ो या यूं पकड़ो, एक ही बात। ठीक है भाई, तो ये हमने जब 2,00,000 रुपए हमें जना फिगर मिल गई। अब ये एस्टिमेटेड फिगर है, ये एक्चुअल फिगर नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट की, ये एस्टिमेटेड फिगर है। ठीक है भाई, तो इसको इसमें से जरा लेस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मिल गई। कितने की मिल गई भाई, 8,00,000 में से 2,00,000 गए तो हमें मिल गई 6,00,000 रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गई। और जनाबे अली, अगर आप जरा सा गौर करें तो 8,60,000 रुपए की जो इन्वेंट्री हमारे पास जरा मौजूद थी, 6,00,000 की हमने बेच दी। तो इसका मतलब है कि जो एंडिंग इन्वेंट्री बच गई है वो है 2,60,000 रुपए की। ठीक है भाई, तो उम्मीद है ये ज़्यादा मुश्किल मेथड नहीं था आपके लिए भी, और ये आसान चीज़ थी, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है ना, छोटी सी चीज़ थी ये, इसलिए मैंने इसको आखिर के लिए मैंने छोड़ा था। ठीक है भाई, गुड हो गई, गुड। अच्छा जी, तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से हमने ये निकाल लिया। अगर किसी ने आप में से कुछ लोगों ने लिख लिया होगा यकीनन, अगर जिन्होंने नहीं लिखा, अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि फिर मैं शीट बदलूंगा, हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे और मैं इसका इंशाल्लाह एक आध रोज में आपको एक डिटेल असाइनमेंट देने वाला हूँ, जिसमें मेरी रहनुमाई रहेगी। कि ऐसा नहीं है कि मैंने दे दिया और फिर मैं कहूँ कि नहीं, खुद करना है। हाँ, जहाँ मुझे लगेगा कि थोड़ा सा आप अटक रहे हैं तो वो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा वहीं जो ग्रुप के अंदर ही, वॉइस मैसेज में। ठीक है, लेकिन वो होगा यही सब कुछ जो हमने पढ़ा है। ठीक है ना, कुछ सवालात जो पीरियोडिक मेथड से होंगे, कुछ परपेचुअल से होंगे, एंट्रीज भी करनी होंगी, एक दो जो ना सवालात जो ग्रॉस प्रॉफिट जो ना मेथड के होंगे फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आपकी, एक दो सवालात आपके लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू मेथड के होंगे, एक दो आपके रिटेल प्राइस मेथड के होंगे। तो ज़रा डिटेल असाइनमेंट है, दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि आपकी प्रैक्टिस भी करानी है इस चैप्टर की। ठीक है भाई, समझ के कीजिएगा सब कुछ। मैंने टाइम आपको अच्छा खासा दिया है, 2 हफ्ते का टाइम होगा उसके लिए, जब से मैं दूंगा तब से 2 हफ्ते स्टार्ट होंगे। ठीक है भाई, और उसको आपने जो रजिस्टर के पेजेस होते हैं अलग से, ठीक है ना, वो नहीं, रजिस्टर नहीं, जो अलग से पेजेस होते हैं, जो दस्ता आता है पेजेस का, उस पर आप उसको सॉल्व करें। और उसके फर्स्ट पेज पर और तकरीबन हर ही पेज पर अपना नाम और सीट नंबर लिख देगा, क्योंकि अब आपको
सीट नंबर मिल चुका है। याद रहे कि मैं चले आपको बता ही दूँ, हर सेमेस्टर में सीट नंबर सेम रहता है, सीट नंबर नहीं बदलता, सिर्फ सेमेस्टर बदलेगा, सीट नंबर सेम रहेगा। तो सीट नंबर आपका यही रहेगा और इस पे सीट नंबर लिख दिएगा असाइनमेंट के बाद, ताकि जब मैं उसको मार्किंग करूँगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि इस बच्चे का सीट नंबर क्या है। ठीक है भाई, तो मैं डायरेक्टली फिर फाइनल एग्जाम में ही फाइनल मार्किंग ही करूँगा ना, जाहिर सी बात है। तो बाकी मैं आपको बता दूंगा कि आपने उसका क्या करना है, ईमेल करनी है या क्या करना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, हो सकता है मैं जब गूगल क्लासरूम पर दे दूं तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी, उस पर अटैच कर दिएगा। टाइम अच्छा खासा है, फिर 2 हफ्ते। ठीक है भाई, तो ये हमारा ये वाला चैप्टर भी जब तमाम हुआ। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हर असाइनमेंट में हर पार्ट को सॉल्व करने से पहले उसका एक्चुअल सवाल ज़रूर देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं असाइनमेंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट के 2 सवाल दूंगा तो पहले उसको अटैम्प्ट करने से पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि हमने कैसे किया हुआ है। ठीक है ना, तो फिर आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। सही है। और ये जरा सवाल नंबर 8 का भी ज़रा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये जो है सवाल नंबर 8 जो है, इसका भी स्क्रीनशॉट हाथ के हाथ जो है ले लें, कि ताकि आसानी हो कि हाँ भाई हमने 8वां वाला यहाँ जब ग्रॉस प्रॉफिट मेथड के अंदर सॉल्व किया। ठीक है भाई, तो मैं स्क्रीन ये वाली स्टॉप कर रहा हूँ, दूसरी स्क्रीन शो करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आसान आसान सी कुछ जो डेफिनेशन मैंने बुक से ली है। मैं खुद कोशिश करूँगा आपको थोड़ा डिटेल्स समझाने की। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा मोस्ट अवेटेड चैप्टर है हमारा, हमने इतनी बार उसका जिक्र किया, इतनी बार, और ये बड़ा चैप्टर है, ये अच्छा, मैं इंटरनेट का इशू हो गया था तो इसलिए मेरी कॉल कट गई थी। अच्छा जी, तो वहीं से बात स्टार्ट करते जो डेप्रिसिएशन के इंट्रो से। देखें, आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर के अंदर भी जब हम एडजस्टिंग एंट्री बना रहे थे या हम जनरल भी, तो आपने एक एंट्री पास की थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये आपको याद होगी एंट्री। और इसका मैंने आपको बहुत डिटेल में कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया था। मैंने आपको बताया था कि जो एसेट है बेसिकली उसको आप क्या करते हैं, उसकी यूजफुल लाइफ जो होती है, जितनी उस एसेट की लाइफ होती है उस पर आप उसको एलोकेट कर देते हैं। क्यों करते हैं आप ये हमने बात की थी। मैंने जब आपको मैचिंग प्रिंसिपल जो ना पढ़ाया था तो तब भी मैंने आपको ये वाली बात बताई थी। मैंने आपको बताया था कि भाई हम ये नहीं चाहते कि किसी एक साल पे टोटल एक्सपेंस डाल दिया जाए। अपनी जो पुरानी एग्जाम्पल को ही मैं रिपीट करूँगा। आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि एक अगर एसेट मैंने 10 लाख रुपए का लिया, अब वो 10 लाख का एसेट 10 साल तक चलेगा। फर्ज करें कि एस्टिमेट ऐसा जो ना किया गया, मैंने जिस वेंडर से लिया उसने कहा भाई इसकी यूजफुल लाइफ जो है, यूजफुल लाइफ मतलब जिसमें वो प्रोडक्टिव रहेगा, तो 10 साल का उसकी लाइफ है। तो पर ईयर पर उसकी लाइफ कितनी आई, अगर मैं 10 लाख को 10 साल से डिवाइड कर दूं तो 1 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से आए। ठीक है, ये बात हमें आती है समझ। अच्छा भाई, फिर हमने एक बात ये कही थी, हमने कहा था कि भाई हम एक ही साल में क्यों नहीं डाल रहे, हम उसको एक्सपेंस क्यों नहीं कर रहे। उसकी बुनियादी वजह ये है
कि हम इसलिए नहीं कर रहे कि भाई अगर हमने एक साथ उसको एक्सपेंस कर दिया तो उसका नुकसान ये होगा कि इस साल का, जिस साल में मैं उसको एक्सपेंस करूंगा एक साथ, फर्ज कर ले मैं 2021 में मैंने 10 लाख का एसेट लिया और इसको एक साथ निकाल दिया, तो होगा क्या कि इस पीरियड की जो इनकम होगी वो अंडर स्टेट हो जाएगी। भाई पूरा 10 लाख का इस साल तो इस्तेमाल नहीं हुआ ना, जबकि मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि एक्सपेंसेस को मैच करो उस इनकम के साथ जिससे जो इनकम इस एक्सपेंसेस की वजह से जनरेट हुई है, ठीक है ना। तो इस पीरियड में तो मैच नहीं कर रहा, तो इस पीरियड में तो सिर्फ 1 लाख रुपए मैच कर रहा है, बाकी 9 लाख तो आपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर दिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पूरी एसेट की जो कॉस्ट होती है उसको हम स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड मतलब फैला देते हैं, स्प्रेड ओवर द यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ मतलब उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, ठीक है। तो उस यूजफुल लाइफ पर उसको स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, और हर साल हम उसका एक्सपेंस करते रहते हैं और फिर आखिर में जाकर हम क्या कहते हैं, आखिरी साल में जाकर उसको हम अपनी बैलेंस शीट से बिल्कुल वाइप आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं कि भाई ये एसिड यूज हो गया। अब वो जब एसिड यूज हो जाता है या तो आप उसको एक्सचेंज करते हैं किसी नए एसिड के साथ। फर्ज कर लें कि जो मशीन या ट्रक है पुराना हो गया, 10 साल चल गया, खूब चलाया आपने, दिन रात आपकी है ना ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रक यूज हुआ, 10 सालों के बाद आपने उसको एक्सचेंज किया, पुराना दे दिया, नया, यानी कीमत के फर्क से जाहिर सी बात है एक्सचेंज कर ली, या आपने उसको बेच दिया, स्क्रैप में चला गया, यानी वो सस्ते, वो बिल्कुल आखिरी जो कॉस्ट बचती है उसकी, उस पर चला गया वो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बताने की बात यह है कि डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को पूरा करने के लिए, डेप्रिसिएशन अगर आप ना करें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। अब जरा पीछे से आते हैं, हमें पता है कि भाई फिक्स एसिड्स जो हैं हमारे प्लांट और फिक्स एसिड, वो उनको हम टेंजिबल एसिड्स कहते हैं। आपको जो ना याद होगा कि वो उसमें जो ना, चलो ठीक है, वो जो हम बैलेंस शीट के अंदर जो ना कैटेगरी जो ना बनाते हैं उसके अंदर हम कहते हैं कि भाई जो ना टेंजिबल एसिड्स, इनटेंजिबल और नेचुरल रिसोर्स, ये तीनों ही एक तरह से प्लांट एसिड में काउंट किए जाते हैं, ठीक है ना, ये हमारे फिक्स्ड एसिड में काउंट किए जाते हैं। लेकिन आपको ये जो ना पता है कि जो टेंजिबल एसिड्स कौन से होते हैं, हमने BBA 1 में पढ़ा। टेंजिबल एसिड्स होते हैं जिनको, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, जिनको आप छू सकते हो, ठीक है ना, जैसे कि प्लांट है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, ठीक है ना, व्हीकल्स हैं, ये सारे फर्नीचर हैं, फिक्सचर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे टेंजिबल एसिड्स। इंटेंजिबल एसिड्स क्या होते हैं, हम पहले पढ़ चुके, जो कि एसिड्स तो हैं और जो जिनकी यूजफुल लाइफ 1 साल से जो ज़्यादा तो है, लेकिन वो इंटेंजिबल है, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, जिसमें जो ना कॉपीराइट है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, फ्रेंचाइज, ये सारे हम पढ़ चुके हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं BBA 1 के अंदर, ठीक है ना। अभी हमारा इसका काम नहीं है कि ये क्या चीज़ है, अभी तो हम सिर्फ टेंजिबल एसिड्स की बात करेंगे। तीसरे एक प्लांट एसिड हमारे और भी होते हैं जिसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी कुदरती वसाइल। फर्ज कर लें कि आपकी जो ना कंपनी एक्सप्लोरेशन का काम करती है, कुआं जो ना खोदते हैं, तेल निकालते हैं, गैस के जो ना ज़खायर ढूंढ रहे हैं, तो बेसिकली जो भी वो उसकी जो ना मिल्कियत में होंगे, जो गार हैं, जो पहाड़ हैं जो उसने परचेज किए हुए हैं, या उसकी जो लॉयल्टी देते हैं वो आगे हुकूमत को, तो बेसिकली वो उनके नेचुरल रिसोर्सेज, वो उनके एसिड्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात तो आपके आ गई होगी जो ना समझ में, कि प्लांट एसिड और फिक्स एसिड की बेस ब्रॉडली बन सकती है, एक टेंजिबल एसिड्स, एक इंटेंजिबल एसिड्स और एक नेचुरल रिसोर्सेज। भाई देखें, सारे एसिड्स खर्च होते हैं, टेंजिबल एसिड्स भी इस्तेमाल होते हैं, जाहिर सी बात है, एक गाड़ी है इस्तेमाल होगी तो अपनी जो प्रोडक्टिव लाइफ में उसकी जो ना कमी आएगी। इसी तरह इंटेंजिबल एसिड्स भी जो हैं वो वक्त के साथ उसमें जो ना कमी वाक़ई होती है, जो पेटेंट में भी और दूसरी चीज़ में भी, कॉपीराइट भी, उसकी फीस पे करते हैं आप। नेचुरल रिसोर्सेज भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। आपने जो ना सुना होगा कि जो UAE है या फिर सऊदी अरेबिया है या गल्फ कंट्रीज़ हैं, इनके तेल के ज़खायर जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है वो। और जब वो जो कुआं होता है, चले मैं इतनी सी एग्जांपल आपको दूं कि जो आपके घर में या जो ग्राउंड वगैरह में आप कुआं या जो बोरिंग कराते हैं, जितनी ज़्यादा ज़मीन के अंदर वो जाता है जब पानी, यानी जितनी जो ना गहराई होगी उतनी उसको खोदने की या उसको डिप्लीट करने की कॉस्ट आएगी आपकी, ठीक है ना, कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। भाई पहले अगर 1000 फीट पे मिल जाता था, अब 10,000 फीट पे आपको जो पानी मिल रहा है या ऑयल मिल रहा है,
तो अब आपकी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन या एक्सप्लोरेशन बढ़ जाएगी। बात आ रही है ना समझ में? तो बताने की बात यह है क्योंकि इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं ये डिप्लीट हो रहा है, ठीक है ना उसकी। और हमेशा ऐसा नहीं रहता कि अगर किसी पहाड़ के अंदर सोना है या उसके अंदर हीरे हैं या जो भी एक्सवाइजेड यूरेनियम है या उसके अंदर से जो टिम्बर मतलब जो भी चीज़ जो निकल रही है तो वो हमेशा एक ही जैसी जो ना क्वांटिटी में जो ना रहेगी। जो अंदाज़ा लगाने वाले होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अंदाज़ा जो ना लगाते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस फला पहाड़ में, इस फला एरिया में इतने क्यूबिक टन ये है, गैस है या इसके ज़खायर हैं या जो ना फलाना है। और वो हर गुजरते जो ना साल के साथ वो अंदाज़ा करते रहते हैं क्योंकि हमने इतना निकाल लिया है तो अब इसके अंदर इतना मौजूद होना चाहिए। तो बताने की बात यह है कि चाहे नेचुरल रिसोर्सेज और डिप्लीट तो होंगी, वो उसमें भी जो ना कमी वाक़ई होगी। तो हर चीज़ को ज़वाल है, ठीक है ना, हर चीज़ को ज़वाल है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़मीन की हम डेप्रिसिएशन नहीं निकालते। ज़मीन में आमतौर पे ये होता है कि ज़मीन जो है उसकी वर्थ में इजाफा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस जैसी वैल्यूएबल एसेट्स की में जो ना कमी वाक़ई हो जाती है। मिसाल के तौर पे कोई नया जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, अब वहाँ पर ज़मीनें ही ज़मीनें, आपको जो ना भाई 10 लाख रुपए का जो ना प्लॉट मिल गया। लेकिन जैसे-जैसे वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन होती रहेगी, वहाँ पर ज़मीनों की तादाद कम होती चली जाएगी, मकानात तामीर हो जाएंगे, फैक्ट्रीज बन जाएंगी। अब वहाँ पर जो खाली प्लॉट हैं उनकी तादाद हो गई कम। अब वो 10 लाख का नहीं मिलेगा, शायद 1 करोड़ का मिले, शायद 2 करोड़ का मिले, सिर्फ प्लॉट। उसकी वजह क्या है कि ज़मीन की वर्थ में इजाफा होता चला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि तो उस पर हम ज़मीन वाही चीज़ें, लैंड यानी जिस पर हम डेप्रिसिएशन को अप्लाई नहीं करते, ये वाहिद टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट की कैटेगरी में बात कर रहा हूँ जिस पर हम डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करते। बाकी जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं उन पर हम डेप्रिसिएशन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, तो एक कॉन्सेप्ट है लेकिन उसकी तरफ आते हैं जना। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसकी तरफ मैं आता हूँ। जरा ये तीन जन टर्मिनोलॉजीज जरा देखें क्या क्या लिखी हुई है। डेप्रिसिएशन, दूसरी लिखी हुई है टर्म लिखी हुई है अमोर्टाइज। तेरह लोग आए वापसी, अभी पता नहीं कितने ऑनलाइन थे, 50 में से देखते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, 25 थे। चलिए रुके 1 मिनट देखते हैं, 18 हो गए। बाकी लोग मेरे ख्याल से 7 लोग जो है तहज्जुद पढ़ने निकल गए। अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी, देखें कुछ चीज़ें मैं इंट्रोडक्टरी जना तौर पर आपके जहनों में डाल रहा हूँ। उसका हमारे जना टॉपिक में तो हमने उसको नहीं पढ़ना क्योंकि हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे। लेकिन देखिए उसकी जैसी दो जन टर्मिनोलॉजीज और है, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। डेप्रिसिएशन तो मैंने आपको बता दिया कि सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है कि आप क्या करते हैं, एक बाकायदा सिस्टमेटिक वे के अंदर जो जो टेंजिबल फिक्स एसेट होता है आपको उसकी कॉस्ट को आप एलोकेट करते हैं ओवर द यूजफुल लाइफ, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ पर, और फिर हर साल उसको जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करते रहते हैं। यही इस चैप्टर के हमने उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना सीखना है मुख्तलिफ मेथड से, और उसकी एंट्रीज बनाएंगे और जो कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट निकालना जो सीखेंगे। तो ये सारे काम हमने इस चैप्टर के अंदर सीखने। एक वर्ड है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन जैसे डेप्रिसिएशन है बिल्कुल ऐसे ही अमोर्टाइजेशन है। कैलकुलेशन इसकी मुख्तलिफ होती है लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती है इनटेंजिबल एसेट के लिए, यानी जैसे हम टेंजिबल एसेट के लिए हम डेप्रिसिएशन की इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही इनटेंजिबल एसेट को जब आप क्या करते हैं उसकी कॉस्ट को राइट ऑफ करना शुरू करते हैं तो उसको आप अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट कहते हैं, नॉट डेप्रिसिएशन। उसके लिए डेप्रिसिएशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। ऑल्दो कि हम इस चैप्टर के अंदर अमोर्टाइजेशन नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि इंटेंजिबल एसेट को जो जब आप
राइट ऑफ करते हैं उसकी कॉस्ट को, तो आप बेसिकली क्या यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तीसरी चीज है डिप्लीशन। डिप्लीशन आप समझ गए होंगे आप में से कुछ कि ये तीसरी टर्मिनोलॉजी नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वहां पर लोग यानी आप ये कह लें कि आम फहम अंदाज से लोग ये कह देते हैं, लेमन लैंग्वेज में आम लोग हैं कि उसको भी डेप्रिसिएशन कर रहे होते हैं कि वो भी डेप्रिशिएट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे डिप्लीशन का वर्ड ज़्यादा बेहतर है। डिप्लीशन का कॉन्सेप्ट है, उसकी बाकायदा 2-3 मेथड्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं। यूएस फर्म्स कोई और से मेथड्स यूज़ करती हैं, उनमें फ़र्क है। जो एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं वो उसके मुख्तलिफ जो मेथड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा टोटल फोकस डेप्रिसिएशन पर रहेगा। ठीक है, मैंने इसलिए उससे जो मिलती जुलती जो टर्म्स थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अच्छा फिर आपको याद होगा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर शुरू में पिछले चैप्टर में जो हम जो ना कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो वो हमने आपको बताया था कि एक चीज होती है कैपिटलाइज करना, कि जो आपके बड़े एक्सपेंसेस होते हैं जब आप कोई एसेट परचेज करते हैं या किसी फिक्स एसेट में एक्सपेंशन करते हैं यानी उसको बढ़ाते हैं, तो फिर आप उसको उस पीरियड में एक्सपेंस नहीं करते। जरा गौर से जरा समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जरा गौर से समझिए। अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया जिससे कोई नया एसेट परचेज हुआ, ठीक है, आपने कोई ऐसा खर्चा किया जिससे कोई नया एसेट परचेज हुआ, कोई ऐसा एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, या किसी ऐसे ही एसेट को आपने एक्सपेंड किया यानी उसमें मजीद उसको बढ़ाया है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को आप डायरेक्टली उस पीरियड से एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे। तो सर क्या करेंगे, आप उसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। सर इसकी एग्जांपल दे दें। भाई गाड़ी लिया आपने या ट्रक लिया जो ना बिजनेस में इस्तेमाल के लिए। अब बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए जो आपने ट्रक लिया, तो आपको पता है ये आपका क्या है, फिक्स एसेट। तो बेसिकली जो फिक्स टेंजिबल एसेट्स हैं उन्हीं को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी वो अखराजात जिनको हम कैपिटलाइज करते हैं। आपको में से शायद चंद लोगों को याद हो कि 2-3 क्लासेस पहले मैंने जो ना कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है ना, कि हम जो ना कैपिटलाइज किन चीज़ों को करते हैं। आज हम फिर उसको एक नज़र देखते हैं इस दो जो कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जितने भी फिक्स टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको आप बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं, बेसिकली उनको दूसरे नाम से अगर मैं पुकारूं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, ठीक है, यानी कि सर जो बिल्डिंग है वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जी बिल्कुल। अच्छा, तो जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हाँ। या आप ये कह लें कि जो फर्नीचर है वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल वो भी जो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहचानेंगे कैसे, यानी वो भी एक तरह का खर्चा ही होता है, लेकिन आप उसको एसेट में तब्दील क्यों कर देते हैं, इसलिए कि उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, वो एक बड़ी अमाउंट का होता है। दूसरा ये कि उससे आप 1 साल से ज्यादा के अरसे के लिए जो ना बेनिफिट लेते हैं, या समटाइम ऐसा होता है कि आप उन खर्चों को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं जो पहले से मौजूद एसेट की या तो जो कैपेसिटी या एफिशिएंसी या लाइफ बढ़ा दे। क्या करे, जो पहले से मौजूद किसी फिक्स एसेट की जो कैपेसिटी बढ़ा दे या एफिशिएंसी बढ़ा दे या उसका लाइफ को बढ़ा दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ, एक ट्रक हमने 5 साल यूज कर लिया या 10 साल एक ट्रक यूज कर लिया, फिर किसी ने जो मशवरा दिया कि भाई क्यों ना हमें इसका जो ना जापानीज इंजन मिल रहा है बिल्कुल नया, और वो जापानीज इंजन सस्ता तो नहीं होगा जो ट्रक का, तो आपने बजाय नया ट्रक परचेज करने के, आपने जब कॉस्ट लगाई आपको ये जब पता चला कि उसके मुकाबले में आपको जो नया इंजन सस्ता मिल रहा है, तो आपने नया इंजन परचेज करके उसमें फिट करा दिया। अब आप बताएं क्या वो उस ट्रक की एफिशिएंसी, उसकी लाइफ, उसकी जो कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ा देगा, बिल्कुल उसको जो नया जैसा जो ना कर देगा। तो इस वजह से आप इस खर्चे को भी क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे इस खर्चे को, ठीक है। इस खर्चे को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे और उसको हम
तो सर कैपिटलाइज करने से क्या मुराद हुई, उसको हम फिक्स एसेट में रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम एसेट मानेंगे। कहने को तो खर्चा था, लेकिन अब आपको बात आ रही होगी जना समझ में कि भाई खर्चा होने के बावजूद हम उसको एसेट क्यों मान लेते हैं, यानी मैं फिक्स एसेट की बात करूँ। उसकी बड़ी वजह यह है कि या तो वो कोई नया एसेट परचेज हुआ होता है, या फिर उसने किसी एग्जिस्टिंग एसेट को एक्सपेंड कर दिया होता है, उसकी लाइफ बढ़ा दी होती है, उसकी जन कैपेसिटी में इजाफा कर दिया होता है। ठीक है भाई, तो ये ऐसे एसेट जो कि एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में आपको बेनिफिट दें, साल से ज्यादा आपको जो ना बेनिफिट दें, तो उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ऐसे तमाम अखराजात। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने नोट भी लिख दिया आपके लिए कि हम इसके लिए जो कैपिटलाइज का वर्ड यूज करते हैं, कि हम एक्सपेंस को एसेट अकाउंट में चार्ज कर देते हैं बजाय इसके कि हम उसको एक्सपेंस अकाउंट में चार्ज करें। देखें क्या लिखा हुआ है, अकाउंटेंट ऑफन यूज द वर्ब कैपिटलाइज टू मीन चार्जिंग एन एक्सपेंडिचर, एक खर्चे को एक एसेट अकाउंट में चार्ज करना बजाय इसके कि उसको एक्सपेंस कर दिया जाए। एक्सपेंस कर दिया जाएगा तो क्या होगा, उसी साल में आप एक्सपेंस कर देंगे, यानी इनकम स्टेटमेंट में से आप जो निकाल देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाके। अच्छा सर, ये तो हो गए हमारे जो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरी तरह के एक्सपेंडिचर कौन से, वो वही है जो आप जो ना समझ लें, जो एक साल के अखराजात होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्टाफ को सैलरी दे दी, ठीक है, यूटिलिटी बिल भर दिया, ठीक है, ये भी खर्चे ही है ना, यूटिलिटी का बिल भर दिया, ठीक है ना, ऑफिस का रेंट दे दिया, इंश्योरेंस का एक्सपेंस भर दिया है, ठीक है ना, इंटरेस्ट पे कर दिया। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस सर क्या कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपको याद होगा कि इनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से याद रखा हुआ है हमने। इसके अंदर जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की एक जना कैटेगरी हमने देखी थी, फिर हमने कहा था सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं। लेकिन ये जितने भी अखराज आते हैं ऑफिस के, एडमिनिस्ट्रेटिव वे के सारे, इनका एक दूसरा नाम भी है, इनको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें मदद फराम करते हैं ना, जाहिर सी बात है, और ये हर पीरियड में बार बार होते हैं, यानी ये रिकरिंग एक्सपेंसेस। क्या है ये, रिकरिंग एक्सपेंसेस। याद रखिएगा, मैं अल्फाज यहाँ पे लिख देता हूँ जो ना चैट के अंदर। रिकरिंग हर उस चीज को कहेंगे जो बार बार वाक़ई होती हो। क्या होती हो, बार बार वाक़ई होती हो। आपने देखा होगा कि जब मैं आपको जो है क्लास का लिंक देता हूं, आप जरा जाके जो ना ग्रुप में देखें, वहां पे लिखा हुआ है जो ना टॉपिक अकाउंटिंग BBA 2 सेक्शन ही, व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, और वहां पे लिखा हुआ है टाइम की जो ना जगह क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ रिकरिंग मीटिंग, मीट एनी टाइम। रिकरिंग का क्या मतलब, बार बार जो चीज हो सकती है, ठीक है ना। तो मैंने ऐसी एक जो ना टच दिया आपको कि आपको समझ में आए कि रिकरिंग की जो टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रही है आपके पास जूम के अंदर, अगर आप वहां जाके देखेंगे तो। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली वही है जो आप समझ गए हैं कि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि हमारे पास जो है एक्सपेंडिचर की दो काइंड्स हुई, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ और एक हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है ना, और ये हमने बाकायदा कॉन्सेप्ट से समझा कि हम उसको कैपिटलाइज करते ही क्यों हैं। क्यों, या तो वो नया एसेट परचेज करने के लिए हुए होते हैं, या वो पहले से मौजूद किसी एसेट को उसको एक्सपेंड कर देते हैं, उसको उसको इसके एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल हुआ होता है वो खर्चा, या उसकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी या उसकी यूजफुल लाइफ को बढ़ा दे। ठीक है ना, और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये एक साल से ज्यादा के अरसे के लिए बेनिफिट देते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं होता। आपने जो ना रेंट दिया, अगले महीने या अगले साल फिर देना है आपने रेंट, ऐसा ही है ना, एक पीरियड से जो ना ज्यादा के लिए नहीं है वो आपको जो ना फायदा देता। आपने एक बार जो ना रेंट दे दिया, आपने कहा बस बस अब नहीं मांगना मुझसे नेक्स्ट टाइम। आपसे एम्प्लॉय जो ना सैलरी जो ना मांगने, आपने कहा ये रखो और नेक्स्ट टाइम खबरदार जो है अब जो ना काम में लग जाओ तुम, 1 साल के लिए 2 साल के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो इसका जो ना मतलब ये है कि भाई एक्सपेंडिचर्स जो हैं उसकी हमारे पास दो कैटेगरीज हो गई, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर ही तो बेसिकली क्या है, हमारे फिक्स एसेट्स। ठीक है ना, यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी है तो जल्दी से पूछ ले, फिर हम आगे बात जो बढ़ाते हैं। अगर जितना क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाते हैं।
यस लिख सकते हैं आप लोग, आप में से चाहें तो। क्लियर है भाई? ठीक है, ठीक है भाई। तो जनाब अब पूरा बताने का मतलब ये था, सारी कहानी जो मैंने इतनी बड़ी आपको सुनाई उसकी वजह ये थी कि भाई कोई आपसे कहेगा कि डेप्रिसिएशन इन दोनों में से कौन से वाले पर आप जो है लगाओगे, जाहिर सी बात है आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगाओगे, वो फिक्स एसेट है। तो डेप्रिसिएशन का होल सोल कॉन्सेप्ट जो है वो आपका अप्लाई होगा डेप्रिसिएशन पे। सर डेप्रिसिएशन अप्लाई क्यों करते हैं? कोई आपसे पूछ ले कि क्या वजह है डेप्रिसिएशन नहीं करते अप्लाई? भाई नहीं करते अप्लाई, हमारी मर्जी। तो भाई आप मैचिंग प्रिंसिपल को वायलेट करेंगे। तो किसको जो ना वायलेट करेंगे? मैचिंग प्रिंसिपल को वायलेट करेंगे। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि इनकम को उन एक्सपेंसेस के साथ मैच कराओ, उस पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ जिसकी वजह से वो उस पीरियड में वो इनकम जनरेट हुई है। तो उसमें तो डेप्रिसिएशन भी आ गया ना। डेप्रिसिएशन क्या भाई, जो मशीन एक साल में कितने की इस्तेमाल हुई है, मैच कराना है आपने वो एक्सपेंस। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में। अच्छा भाई, बुक वैल्यू आपको पता है कि क्या चीज़ है? अभी तो हम ये जो ना चैप्टर के इंट्रोडक्शन ही बहुत बड़ा है। बुक वैल्यू क्या चीज़ है? मैंने आपको बताया था कि बुक वैल्यू, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम एडजस्टिंग एंट्री में एक जगह बुक वैल्यू का वर्ड आया था। तो मैंने आपको बताया था कि जितने का एसेट खरीदा हुआ होता है, कॉस्ट उसकी वो क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ एसेट। और एक चीज़ होता है डेप्रिसिएशन। लेकिन फर्ज कर लें एक पीरियड के अंदर डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपने एक्सपेंस करी 10,000 रुपये, दूसरे पीरियड में भी आपने जो ना लगाए, 2 सालों में जो ना हो गए 10,000 करके 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये क्या कहलाए? ये कहलाए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या कहलाए? एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? टोटल। क्या होता है? टोटल। तो भाई एक एसेट था 1,00,000 रुपए का, फर्ज कर लें, वो क्या हुई? उसकी कॉस्ट। वो क्या हुई? उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट। अब जो कॉस्ट ऑफ एसेट है, और वो फर्ज कर ले मैंने 3 साल पहले लिया था, और हर साल मैं उस पर 10,000 का जो डेप्रिसिएशन जो ना काउंट कर रहा हूँ। तो 10,000 का जो ना पहले साल, 10,000 का जो दूसरे साल, 10,000 का जो तीसरे साल, तो एक्यूमुलेटेड जो ना डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 30,000 रुपये। तो कॉस्ट में से अगर मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दूं तो अमाउंट कितनी आएगी मेरे पास? 70,000 रुपये। यानी अभी मेरे पास वो एसेट 70,000 रुपये का मौजूद है। यानी उसकी वर्थ जो है एक तरह से, यानी जो उसकी एफिशिएंसी या उसकी जो प्रोडक्टिव वैल्यू बची है वो कितनी की? 70,000 रुपये की बची। ये जो हम कह रहे हैं कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये बेसिकली क्या है? ये है बुक वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? बुक वैल्यू। तो ऐसे आपको जो ना बताना था कि ताकि आपके जहन में ये बात आ जाए। देखिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया, कॉस्ट माइनस द रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इट बिकम्स द बुक वैल्यू। इट विल गिव यू बुक वैल्यू। अब 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि डेप्रिसिएशन के लिए आपने समझने हैं डेप्रिसिएशन पे जाने से पहले। अभी तो हम कॉस्ट ऑफ एसेट निकालना सीखेंगे कि कैसे हम उसकी टोटल कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं। लेकिन अच्छा भाई सुने, 3 फैक्टर हैं। पहली चीज है कॉस्ट ऑफ एसेट क्या चीज होगी। दूसरी चीज है कि भाई सैल्वेज वैल्यू क्या चीज होगी, या रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। इसके 2-3 नाम हैं। इससे क्या मुराद होती है? एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम कहते हैं कि एसेट की सैल्वेज वैल्यू, तो इससे क्या जो ना मुराद होगी। तीसरी चीज है कि यूजफुल लाइफ और जो ना सर्विस लाइफ से क्या मुराद होगी। ठीक है ना, तो वो तो मैंने आपको बता दिया है जो ना यूजफुल लाइफ के। कॉस्ट ऑफ एसेट से ये मुराद है कि कोई भी एसेट जब आप परचेज करते हैं, क्या करते हैं? कोई भी एसेट जब आप परचेज करते हैं तो वो भाई वो डायरेक्टली तो ऐसा नहीं होता ना कि वो बहुत बड़ी कोई जो ना मशीन है। अब जहन में लेकर आए कोई जो ना फैक्ट्री की कोई जो ना मशीन है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो फैक्ट्री की जो ना मशीन आपने ली और वो भाई वो खुद ब खुद चलने लग गई, सारे काम होने लग गए। नहीं, उसको उसकी रनिंग कंडीशन में लाने के लिए आपको चंद अखराजात और करने पड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे परचेज करते ही अक्सर औकात आपको उसका सेल टैक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? सेल टैक्स देना पड़े, यानी आपको उसका जो ना जनरल सेल टैक्स यानी जीएसटी जो ना पे करना पड़ेगा। वो भी तो ऐड होता है ना जब हम कोई चीज परचेज करते हैं आमतौर पे, तो जीएसटी उसमें ऐड होता है। तो जीएसटी भी हम मिला लेंगे।
तो तमाम इस किस्म के एक्सपेंसेस, मैं अभी आपको बताता हूँ कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तमाम इस किस्म के एक्सपेंसेस जो एसेट को परचेज करने से लेकर उसकी रनिंग कंडीशन में लाने तक जो हमने किए, वो उसकी कॉस्ट में आप ऐड कर देते हैं। दोबारा सुने में क्या कर, मैं कह रहा हूँ कॉस्ट यानी एसेट को परचेज करने से लेकर उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो भी आप अखराजात करेंगे वो सब आप उसके कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड कर देते हैं, जमा कर देते हैं। यानी आप ये नहीं करते कि आप कहते हैं नहीं 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 भाई ये तो नहीं, नहीं वो कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ही जमा होता है। ठीक है भाई, बात आ रही है जरा समझ में। तो इसी तरह के कोई भी अगर आप टैक्स पे करेंगे, मशीन आप ला रहे हैं, इम्पोर्ट टैक्स दिया भाई, इसमें ऐड जमा करेंगे, एसेट की कॉस्ट में जमा हो जाएगा। ठीक है भाई। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस आपने लगाए, अब वो ट्रांसपोर्ट आपने शहर के अंदर ही किया या वो आपने थ्रू दी, आप ये कह लें कि एयर आया है, वो मशीन थ्रू दी एयर आई जो कार्गो जहाज के जरिए से, या वो किसी कार्गो पानी के जहाज के जरिए से आया, या वो जमीनी रास्ते से किसी ट्रक पे लोड होकर आया। तो बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं वो यकीनन इसी तरह से आती हैं। तो वो कॉस्ट भी ट्रांसपोर्टेशन की भी आप कॉस्ट ऑफ एसेट में जमा करेंगे। ठीक है भाई। अभी लिखिएगा कुछ नहीं इसमें, क्योंकि इसका पूरा एक फॉर्मेट है जो कि आपको खुद ही याद हो जाएगा कि अच्छा ये चीजें इसमें जमा करनी है और बाकी चीजें इसमें ऐड नहीं करनी। अच्छा भाई, इसी तरह से उस मशीन को सम टाइम इंस्टॉल करने के भी कुछ जो है चार्जेस हो। इंस्टॉल से जो मुराद जो विंडो इंस्टॉलेशन नहीं होती, इंस्टॉल से जो मुराद ये होता है कि उसको उस कंडीशन में लाना, उसके पार्ट्स जोड़ने होते हैं, उसमें कुछ नट्स बोल्ट होते हैं, कुछ वायरिंग होती है, वो उसमें की जाती है, तो वो इंस्टॉलेशन कहलाती है, टोटल इंस्टॉलेशन कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो जो है क्या कहते हैं उसको, अभी मेरे जहन से जो है निकल गया, जो है जो आप इस तरह का लगाते हैं ना, वो जो लाइट के लिए जो सोलर एनर्जी के जो पैनल्स होते हैं, हाँ वो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो लगवाए थे। तो उसकी कॉस्ट के साथ फिर उसकी इंस्टॉलेशन पूरी हुई कि छत पर पूरी इंस्टॉलेशन होगी जनाब, वायर लगेंगे, बैटरीज में जाएंगे, फिर मीटर लगेगा, फला फला, तो ये सब कुछ इंस्टॉलेशन में जना शामिल था। तो ये सब कुछ आप उस एसेट की कॉस्ट में शामिल करेंगे। ठीक है ना, तो यकीनन बात आ रही होगी आपके समझ में। इसी तरह से टेस्ट रन के चार्जेस भी अक्सर जो है देने होते हैं कि भाई वो टेस्ट रन करके जो दिखाते हैं आपको कि देखें भाई ये इस तरह से चल रहा है, और ये तो उनका जो अमला आता है वो बकायदा उसके फीस आप पे करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह के बहुत सारे जो है चार्जेस हैं जो कि आप इसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एसेट यकीनन आपके बात आई होगी समझ में, कॉस्ट ऑफ एसेट से क्या मुराद है। ठीक है भाई, रेजिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू, देखिए पहले हम बात कर लेते हैं यूजफुल लाइफ की, फिर इसकी बात कर लेते हैं। यूजफुल लाइफ देखें क्या है, यानी कि उस एसेट की प्रोडक्टिव लाइफ को हम उसकी यूजफुल लाइफ कह रहे हैं। यानी उस एसेट की जो जो प्रोडक्टिव लाइफ है, यानी कि जितने अरसे वो एसेट हमारे पास प्रोडक्टिवली इस्तेमाल होगा, उसको हम उसकी यूजफुल लाइफ कह रहे हैं। सर ये कैसे पता चलता है कि इसकी ये यूजफुल लाइफ इतनी है? ठीक है ना, ये हमें जना कैसे अंदाजा होता है। तो भाई ये अच्छा, जो पहली बात तो ये कि क्या सर यूजफुल लाइफ सिर्फ ईयर्स में बताई जाएगी या जो महीनों में और जो दिनों में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यूजफुल लाइफ आवर्स में भी बताई जा सकती है, घंटों में। ठीक है ना, कुछ मशीनें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनका घंटों में बताया जाता है, आवर्स में बताया जाता है कि भाई ये इतने आवर्स चलेगी। ये मशीन फर्ज कर लें कि 1,00,000 आवर्स चल सकती है, ये 10,00,000 आवर्स चल सकती है, ये 10,000 आवर्स चलेगी। टायर्स के बारे में आमतौर पे बताया जाता है कि इतने माइल्स चल सकते हैं। टायर्स जो होते हैं ना, टायर्स के बारे में बताया जाता है ये इतने माइल्स चल सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसी तरह से सम टाइम आप आवर्स के बजाय आप आउटपुट के हिसाब से बताते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये जो ना कहते हैं कि भाई आवर्स नहीं बल्कि ये इतने यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, ये मशीन इतने यूनिट्स जो ना बना सकती है। अब वो जो ना यूनिट आप एक ही साल के अंदर जो ना बना लें या वो आप 10 सालों के अंदर बनाएं। तो बताने की बात यह है कि सम टाइम मशीन को आप उसके आवर्स में नहीं, और मतलब उसके ईयर्स के हिसाब से नहीं कि ये 10 साल चलेगी, आप उसको आवर्स में या तो उसके जो ना घंटों के हिसाब से या उसके आउटपुट यूनिट के हिसाब से कि वो कितने यूनिट बनाएगी, उसके हिसाब से भी उसकी लाइफ को मेजर किया जाता है।
ठीक है भाई। तो जिस तरह की लाइफ होगी उसकी, उस तरह से हमारे जो सवाल में हमें दी हुई होगी, हम उसी की जो मदद से उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे। हमारे पास दो तीन जो मेथड ऐसे हैं कि एक जो लाइफ के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक हमारे पास आर्स मेथड है जो कि आर्स के हिसाब वाले एसेट को ट्रीट करता है, और जी बिल्कुल एसिड पर जो है डिपेंड करता है मास। ठीक है ना। एक बात होगी सर, फिर भी अंदाजा जो ना कैसे लगाया जाता है, तो आमतौर पे वेंडर बताते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के जो है बुनियाद पर, जिससे आप जो ना मशीन परचेज करते हैं उससे आप पूछते हैं कि भाई इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, तो वो बताता है, कहता है कि भाई ये इसमें यानी, और बाज़ औक़ात जो कंपनी जो कि उसको जो ना बनाती होती है वो भी बताती है कि इसकी लाइफ इतने घंटे है या इतने आउटपुट देगा या इतने ईयर्स चल सकती है ये चीज़, वो भी उसमें जो दावा करते हैं। या तीसरी चीज ये होती है कि आप जो सिमिलर काइंड ऑफ एसिड परचेज करते रहें, तो आपको खुद भी अंदाजा है कि इस तरह का एसिड कितने अरसे चलता है, तो आप बीइंग अ कंपनी आपको अपना पास्ट एक्सपीरियंस जो ना पता होता है। ठीक है ना, आपको अपना पता होता है कि भाई ये कितने अरसे एसिड चलने वाला है, क्योंकि आप उस जैसा एसिड यूज कर रहे होते हैं, उस जैसी जो मशीन या इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑलरेडी, तो आपको अंदाजा होता है कि कितने साल चलेगा। तो यूजफुल लाइफ आपके लिए अच्छी चीज ये है कि आपको यहाँ पर दी गई होगी, आपको नहीं निकालनी होगी, यूजफुल लाइफ दी जाएगी आपको। ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए दिया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कभी आपने तखमीना लगाना है, आपने अंदाजा लगाना है कि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी, तो वो फैक्टर्स मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से आपने यूजफुल लाइफ का जो दारोमदार इस बात पे भी होता है कि इसकी कितनी रिपेयर एंड मेंटेनेंस इस पे जो लगेगी। फर्ज कर लें कि एक एसेट है 5 सालों के बाद वो इस्तेमाल तो हो सकता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस चार्जेस इतने बढ़ जाएंगे कि आप उससे प्रॉफिट कमाने के काबिल नहीं रहेंगे। बात आ रही है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि एक एसिड 5 साल तो चलेगा, 5 साल के बाद भी चल रहा है, लेकिन 5 सालों के बाद आपने अंदाजा किया कि भाई उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के चार्जेस इतने बढ़ गए हैं या बढ़ जाएंगे कि शायद आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाए और आप फिर जो प्रॉफिट ना कमा सकें उस एसिड की मदद से। तो फिर आप उसकी यूजफुल लाइफ क्या करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे भी फैसला करते हैं। आप कहते हैं क्योंकि इसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस बहुत बढ़ जाएंगे तो उसकी यूजफुल लाइफ आप उससे कम कर देते हैं। ठीक है, एक वजह ये भी हो सकती है। या फिर आपको एक डर और भी होता है ऑब्सोल्यूशन का। ऑब्सोलीट होना या ऑब्सोल्यूशन होना से ये मुराद होती है किसी चीज का पुराना हो जाना या बोसीदा या एक्सपायर्ड की तरफ चले जाना चीजों का। अब खाने पीने की अशिया तो चली जाती हैं, आमतौर पर टेक्नोलॉजी भी ऑब्सोलीट होती है ना, आपको ये बात जो ना पता है। जैसे एंड्रॉयड जब मैंने जो ना पहला वाला जो ना लिया था, वो कोई जो ना जिंजर ब्रेड करके उसका आता था जो ना वर्जन, हम कहते थे यार क्या जबरदस्त, यार क्या चीज आ गई है। क्या आपने जो ना कभी सोचा था कि आप कोई एंड्रॉयड 10 के नाम से इतनी जो ना जदीद चीज इस्तेमाल जो ना करेंगे, बोलो तो काम करेगा वो आपके, मतलब मीन्स के ये सारी जो ना चीजें। तो अगर आप कोई जो जिंजर ब्रेड जो ना चला रहा होगा तो चल ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसको स्टोर सपोर्ट नहीं करेगा। जो जो ना गूगल जो ना सर्विसेज हैं वो उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगी, ना यूट्यूब खुलेगा, ना कोई चीज, कुछ भी नहीं होगा, भले उसके बाद फोन बिल्कुल सही हालत में रखा। ये है ऑब्सोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी भले ही आपके पास बड़ी अच्छी हालत में, आपने बड़ा सैस सैत के रखी चीज, लेकिन अब उसकी चीजें ही नहीं है जो ना सपोर्टेड। ऐसा होता है हमारे साथ। मिसाल के तौर पे अब कोई एक दौर में होता था यार जब पिन वाला चार्जर है, अब कोई बोलते हुए मिलता भी नहीं आपको पिन वाला चार्जर है। किसी के पास होता भी है तो उस बेचारों को शायद 1000 में से कोई एक जाके मिलेगा जो उसको जो ना पिन वाला जो ना चार्जर दे देगा। बात समझ में आ रही है ना? इसी तरह से एंड्रॉइड का अपना चार्जर भी अब ऑब्सोलीट होता चला जा रहा है, क्योंकि आप जो टाइप सी आ गया है, फिर टाइप सी में भी आपके पास हैवी ड्यूटी जो चीज़ें आती चली जा रही। तो बताने की बात यह कि टेक्नोलॉजी भी तो ऑब्सोलीट होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्टिव नहीं रहा तो आपने इस्तेमाल, वो ऑब्सोलीट होने की वजह से भी वो अपनी जो परफॉर्मेंस को छोड़ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे हैं कि रेसिड्यूल, और अब हम बात कर लेते हैं कि जो ना सैल्वेज वैल्यू क्या चीज़ है या जो ना रेसिड्यूल वैल्यू क्या चीज़ है। ठीक है भाई, ये बताएं आपको स्क्रीन जो ना दिख रही है ना सही से, बिल्कुल गायब तो नहीं है? ठीक है ठीक है, अच्छा भाई, तो अब हम इस पे बात कर लेते हैं। जरा देखिए भाई, अब ऐसा है कि देखिए उसकी यूजफुल लाइफ एंड हो गई,
अब जो उस एसेट की जो रिटायरमेंट पर वो आ गया, तब भी तो कोई कीमत आपको रियलाइज्ड हो सकती है, उसकी रियलाइज से मतलब मिल सकती है। ऐसा होता है ना कि एक एसिड या एक चीज पूरी तरह से आपने वसूल कर ली, उसकी यूजफुल लाइफ भी हो गई पूरी, 10 साल उसकी जो ना यूजफुल लाइफ थी, क्या वो अब क्या कोई कीमत नहीं देगा आपको? हाँ देगा। वो कुछ बची कुछ कीमत होगी उसकी, जो कि स्क्रैप में जाने वाली भी हो सकती है, जो ट्रेड इन यानी एक्सचेंज वाली भी जो कीमत हो सकती है। तो ये जो उसकी यूजफुल लाइफ पूरी होने के बाद जो एक एक्सपेक्टेड कीमत होती है वो बहुत कम होती है, जाहिर सी बात है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सैल्वेज वैल्यू या रेजिड्यूल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। स्क्रैप से यकीनन आपको बेहतर तौर पर आएगा समझ में, ठीक है ना? तो यानी बताने की बात यह है कि समटाइम ऐसा होता है कि एसिड मिसाल के तौर पे कोई फर्ज कर लें कि कोई आपके पास एसेट है, कोई गाड़ी थी, कुछ था, आपने खूब उसको इस्तेमाल किया, उसकी अपनी लाइफ एक तरह से जो आपने एक्सपेक्ट की थी वो जो मुकम्मल हो गई। 20 साल से आप कोई बाइक चला रहे हैं, अभी भी वो कुछ ना कुछ जो ना कीमत आपको जो ना दे जाएगा। आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं मार्केट में, एंटीक में भी जा सकता है, मतलब इस तरह की भी हो गई है जो ना सूरत है। कोई कोई टाइप राइटर है, कोई खास तरह का आपका कोई स्पीकर्स हैं, कोई इस तरह की चीज है, तो अभी वो जिस कीमत में जाएगा उसको हम कहेंगे कि वो रेजिड्यूल वैल्यू, रेजिड्यूल कहते हैं बच जाने वाली, बकाया, जो बाकी मानदा, इस तरह के जो मायनों में आता है। रेजिड्यूल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कहलाती है, ठीक है? यकीनन अब आपको बात आई होगी। पहले मैंने आपको यूजफुल लाइफ इसलिए जरा समझाया कि यूजफुल लाइफ क्या है। तो जब यूजफुल लाइफ उसकी हो गई पूरी, तो अब आपने कहा कि यार इसको एक्सचेंज करते हैं या इसको दे देते हैं, जो कबाड़ में दे रहे हैं आप, जैसे भी दे रहे हैं, लेकिन वो उसकी जो बच जाने वाली वैल्यू बची है तो वो कहलाएगी सैल्वेज वैल्यू या जो ना रेजिडुअल वैल्यू, या आप स्क्रैप वैल्यूज को नाम देते हैं, ठीक है? तो बताने की बात ये थी कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर थे वो हमने डिस्कस किए। अब हम कॉस्ट ऑफ एसिड निकालना जो ना सीखेंगे। असल अब हमारा जो काम है आज की जो ना क्लास के अंदर वो है कि सर कॉस्ट ऑफ एसिड जो ना कैसे जो निकालेंगे। दूसरा मैं चंद कुछ एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर डिस्कस जो ना करूँगा, जो कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मुताल्लिक होगी, और मैं आप लोगों को देखूंगा कि आप इसमें फ़र्क कर पाएँ कि इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, ठीक है भाई? तो मैं आपको स्क्रीन एक और शेयर कर रहा हूँ, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है? और वो एक जो नई स्क्रीन मैं आपके सामने शेयर करता हूँ जिसके अंदर जना सवाल नंबर 1 हमारा मुंतज़िर है, ठीक है भाई? तो अच्छा जी, कहाँ गया कहाँ गया? अच्छा, हाँ भाई, अब जरा जो ना देखिए। हाँ भाई, तो ये हमारे पास कुछ एक लिस्ट शो हो रही है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस है, कुछ भी नहीं है ये। हमें इसमें से देखना है कि वो कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि हम जिनको हम जो ना कैपिटल कह सकते हैं। मीन्स के जो ना बराबर में आप जो ना देखें, मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए हैं, इसके अंदर मैं सी लिखूंगा तो जो ना मतलब होगा जो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर आर लिखूंगा तो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखिएगा, या तो वो उसकी 2-3 जो ना शराइत हैं क्या, कि वो क्या होता है, वो जनाब अली या तो कोई जो नया एसेट आपने परचेज किया होता है या एग्जिस्टिंग एसेट की कैपेसिटी, एफिशिएंसी या लाइफ में इजाफा किया होता है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि उसकी जो यूजफुलनेस है वो 1 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए होगी, वो मुतअद्दिद पीरियड पर होगी, ठीक है भाई? तो सबसे जो ना पहली चीज़ है कि चेंज कराए मैंने जो ना ड्राइविंग सीट ऑफ अ ट्रक, ट्रक की जो है जो ड्राइविंग सीट मैंने चेंज करा ली, तो क्या इससे जो है मेरी क्या ट्रक की लाइफ बढ़ गई भाई? एफिशिएंसी अब तो ज़बरदस्त हो गया, अब तो टाइट करके जो दौड़ेगा। और या फिर वो, तो आपको क्या लगता है ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि अभी इसी साल एक्सपेंस कर देना चाहिए, या ये जो ना कैपिटल है, कैपिटल याद रखें मैंने अभी बताया आपको कि वो या तो कोई नया एसेट होगा या वो फिर एग्जिस्टिंग एसेट की जो कैपेसिटी बड़े
माइनस अंदाज से जो ना बढ़ाएगा। तो जो ड्राइविंग सीट का चेंज हो जाना आपको लगता है कि उसकी जब परफॉर्मेंस पे कोई असर डालेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं, इस तरह का नहीं। सीट कितने की आएगी? जो मटेरियलिटी को भी जरा जहन में रखिएगा। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो ना कैपिटलाइज हम उन एसेट को करते हैं जो जो मटेरियल होते हैं, अमाउंट में ज्यादा भी होते हैं वो, यानी कि उसकी कोई कम कॉस्ट नहीं होती है उस एसेट के एतबार से। तो ट्रक के एतबार से आपको लगता है सीट की कोई हैसियत है? आपने उसका जो कवर चेंज करा लिया या उस पर नई गद्दी लगवा ली या सीट पूरी चेंज कराई, तो क्या हैसियत है उसकी? चंद हजार, 5,000, 4,000, 3,000, 10,000 ज़्यादा सादा, ठीक है ना। तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है कि भाई ये एक जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। तो ना ये आपके एसेट, कोई नया एसेट परचेज नहीं किया, ना ये इस तरह की कोई चीज करा। अच्छा, पेंटिंग चार्जेस ऑफ अ पिक्चर ऑफ 2 फिल्म स्टार, शान और जो ना सायमा की फोटो बनवा दी है ट्रक के पीछे हमने। तो भाई इससे आपको क्या लगता है कि आपकी जो है वो ट्रक बहुत ही जबरदस्त अब तो जो ना दौड़ेगा, क्योंकि पीछे एक जो ना फिल्म स्टार आ गए बड़े बड़े, ठीक है ना। तो वो खुद भी जो ना ट्रक जैसे ही है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक तरह सिर्फ जस्ट समझाने के लिए बता रहे। अब आ जाए जरा थर्ड पार्ट पे, रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन ऑफ अ फैक्ट्री ट्रक। आपने क्या किया, इंजन बदल दिया है भाई, इंजन बदल दिया। अब ये इंजन आता है समझ में, ये मैंने आपको एग्जांपल भी जो दी थी अभी। जो जो इंजन बदल रहे हैं ना आप, तो उससे क्या होगा कि एक तो ये कोई जना सस्ता नहीं होगा, पहली बात है। और दूसरी बात ये कि उसकी यूजफुलनेस जो कई सालों पर होगी। दूसरा, जो तीसरी चीज ये कि ये ट्रक की एफिशिएंसी और जो कैपेसिटी, उसकी लाइफ, तीनों जो चीज़ों को जो बढ़ा देगा। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर जो मंथली मेंटेनेंस, याद रखें रिपेयर एंड जो मेंटेनेंस, मैंने पहले भी आपको कहा कि रिपेयर वगैरह और इस तरह की जो जो चीज़ें हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि वो हर साल का एक्सपेंडिचर है ना भाई, वो एक बार तो नहीं होगा ना। आप इस साल भी जो ना मेंटेनेंस गाड़ी की जो ना कराएंगे, अगले साल भी जो ना कराएंगे। जैसे मैं हर महीने तो नहीं, हर 3-4 महीने बाद जाके बाइक की जो ना ट्यूनिंग जो ना कराता हूँ, एक बार तो नहीं कराता। तो रिकरिंग एक्सपेंस है, याद रखिएगा, बार बार होने वाला एक्सपेंस है, एक बार तो नहीं है ना ये आपका, ठीक है ना। तो ये रिकरिंग एक्सपेंस है, ये हर पीरियड में लौट कर आता है, ठीक है भाई। तो इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो रिपेयर एंड जिन मेंटेनेंस को जहन में बिठा ले कि ये हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाया करेगा। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग अ स्पार्क प्लग, प्लग प्लग चेंज कराया है भाई, क्या है ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। प्लग की क्या हैसियत है? एनुअल मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, जी भाई, हर साल की मेंटेनेंस है जना प्लांट एंड इक्विपमेंट की, जना क्या करें उसको, हर साल की है, रिकरिंग है। जी भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बिल्कुल। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर बिजनेस यूज, जी भाई ये क्या है, कौन बताएगा? ऑफिस फर्नीचर बिजनेस यूज के लिए परचेज कर रहे हो, ऑब्वियसली ये जना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्नीचर को हम BBA 1 से हम जना बैलेंस शीट में लिखते हुए आ रहे हैं। तो जिन एसेट को आप बैलेंस शीट में लिखते हैं उसको तो आप आंख बंद करके जना बोल देंगे कि सर ये तो जाएगा ही जना कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी वो फिक्स एसेट है ना हमारे। 3 साल की इंश्योरेंस पे कर दी है भाई, जना फायर इंश्योरेंस जना पे की है। इंश्योरेंस को आप कहाँ रिकॉर्ड करते हुए आए? आपको याद है मैं कहीं आपको इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड करा रहा होता था? जो प्रीपेड इंश्योरेंस हम रिकॉर्ड करते थे, इंश्योरेंस पेबिल का वर्ड आता था, इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्डिंग तो सीखी हुई है आपने, इंश्योरेंस को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई वो तो एडजस्टिंग आप जो ना कर रहे होते, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उसकी आप एडजस्टिंग भी जो ना बना रहे होते थे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है ना। फायर रिस्क और फायर इंश्योरेंस वगैरह जितनी भी जो ना चीजें होती हैं, ये सारी की सारी आपको पता ही है, हर पीरियड की है। इंश्योरेंस के जो ना चार्जेस तो हर पीरियड में आप जो ना पे कर रहे होते हैं, उसका जो प्रीमियम पे कर रहे होते हैं आप, कभी एडवांस में दिया हुआ होता है जो ना, कभी आप पर उधार होता है। तो आपको याद होगा कि हम एडजस्टिंग एंट्री में ये काम कर रहे थे। तो एडजस्टिंग एंट्री होती किसकी है? एडजस्टिंग एंट्री होती ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह की थी, ठीक है ना।
तो उसको हम एडजस्ट कर रहे होते थे, और एडजस्टिंग एंट्री बाय द वे हम करते क्यों थे, मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से। खैर, तो 3 साल की इंश्योरेंस हमने पे की है, तो ये इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, सोचने वाले सोच रहे होंगे कि सर ये तो 3 साल की है और ये 1 साल से ज्यादा के अरसे के लिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कोई नया एसेट परचेज नहीं हो रहा, ना किसी एसेट की लाइफ बढ़ा रहा है, नहीं, ये बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी है। अच्छा, परचेज ऑफ हार्ड डिस्क फॉर अ कंप्यूटर टू इंक्रीज इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। एक छोटी सी बात है, अगर आप कंप्यूटर को फिक्स एसेट तो हम मानते ही है ना कि कंप्यूटर हमारा फिक्स एसेट में आता है, तो अगर कोई एक चीज अगर उसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी को बढ़ा देगी, फर्ज कर लें कि हमने जो ना जियोन ले लिया और उसको हमने जो ना सर्वर बना दिया है बड़ा वाला, उसकी कोई हमने स्टोरेज जो कैपेसिटी जो ना बढ़ा दी है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस सेंस में। इस सेंस में आप एसेट देखें क्या है, एसेट है कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक बड़ा मेन पार्ट है जो उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, उसकी लाइफ बढ़ा रहा है, उसकी जो है कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। तो इसलिए ये कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्यूटर को अगर जो मद्देनजर रखें तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और फर्ज करें हमारे पास 10 कंप्यूटर थे, जो पूरे ऑफिस के अंदर हमने 10 की हार्ड डिस्क उठा के चेंज करा दिए, तो यकीनन उसकी लाइफ तो बढ़ेगी ना। अब या कंप्यूटर की जो लाइफ होगी वो बढ़ेगी और उसकी जो कैपेसिटी भी जो बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ रीपेंटिंग अ बिल्डिंग, रीपेंट अगर आप जो ना कर रहे हैं जो बिल्डिंग को जो रंग कर रहे हैं, तो जाहिर बात है जब आप रंग करते हैं तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। हाँ, लेकिन एक और काम, आपने कोई ऐसी काम कराया कि जिससे जब बिल्डिंग की साख को खतरा था अब वो नहीं रहा, यानी आपने कुछ उसमें नए पिलर्स लगवाए और जिससे वो जो बिल्डिंग है अब वो मजीद 30-35 साल तक और इस्तेमाल हो सकती है, यानी उसकी हालत हो रही थी बोसीदा, आपने उसको ठीक ठाक जो रिपेयर कराया और उसके नए बाजें। चलिए, देखिए हर चैप्टर अपने में एक नई दुनिया है। जब आपको मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर लेके गया था तो आपको आ रहा होगा समझ में कि इन्वेंट्री से रिलेटेड कितनी बातें हमने डिस्कस करी जो इस चैप्टर में मौजूद भी नहीं थी। हमने बहुत कुछ एक्स्ट्रा की बातें करी थी कि स्टोर में कैसे होगा, यूं कैसे होगा, शीट आएगी उसमें आप अपडेट करेंगे, इस तरह की हमने बेशुमार बातें करी। ठीक है ना, हर मेथड को हमने ज़रूरत से ज़्यादा समझा। ठीक है, इसी तरह से मेरी कोशिश है कि डेप्रिसिएशन को भी हम क्या करें कि एक तो होता है कि एक सर सवाल सॉल्व करना आ गया, इस ज़रूरत से ज़्यादा समझें, यानी कि इस लिमिटेशन से ऊपर की बात हमें आनी चाहिए समझ। ठीक है ना, यानी हमारा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जब कभी हमें ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे किसी मामले का सामना हो तो हमारा दिमाग उस वक्त काम करे, हम कहें कि हाँ हमारा माइंड जो है क्लिक करे। ठीक है, अच्छा होता क्या है, ये चीज़ें जिंदगी में आपके सामने इस शक्ल में सामने नहीं आती जिस शक्ल में आप पढ़ रहे होते हैं। जब अभी तक आपने कितना इंटरमीडिएट में जो ना पढ़ा, पिछला सेमेस्टर हमसे जो ना पढ़ा आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि सेम शक्ल के अंदर शायद 10% मामला भी सामने नहीं आते जो आपने आईटीबी में पढ़ा, जो आपने अकाउंटिंग, इस्लामिया, जो भी XYZ। लेकिन होता क्या है कि सर इफेक्ट कहाँ पर आता है, फर्क कहाँ पर आता है, फर्क आता है आपके डिसीजन मेकिंग के, फैसले के अंदर। एक जो इंसान है जिसने डेप्रिसिएशन का वर्ड सुना हुआ है वो डेप्रिसिएशन की इस्तिलाह को समझता है और जो डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को समझता है, उसके मेथड को समझता है। जब उसके सामने किसी एसेट का जिक्र होगा, आप फर्ज कर लें किसी ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा हैं, आपके बॉस या आपकी टीम कहती है आओ साथ में चलकर जब मशीन देखते हैं, अब आपके सामने वो कहेंगे अच्छा चलो जब बार्गेनिंग करो, तो आपके पास चंद सवाल, आप अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है लेकिन आप बार्गेनिंग में आपके पास जो वर्ड्स आ रहे होंगे मुंह से, जो आपके निकल रहे होंगे वो ऐसे होंगे कि सुनने वाले को लगेगा कि हाँ ये बंदा एजुकेटेड है, ये चीज़ों से वाकिफ है। आप कहेंगे अच्छा इसकी यूजफुल लाइफ कितनी, ठीक है। अगर आपको कोई और एक्सपीरियंस हुआ है आप जो ना उससे इस तरह से जो ना पूछेंगे इसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितने आएंगे, ठीक है ना, आप उससे पूछेंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी लोगे,
और इसकी यहाँ से लेके वहाँ तक के जो ट्रांसपोर्टेशन, तो आपके जो टीम होगी या आपका बॉस या आपके जो कुलीग होंगे वो आपको अंदाज़ा कर पाएंगे कि हाँ ये जो हमारा साथी है, ये जो हमारा दोस्त है, ये जो हमारा जो कुलीग है, ये अनइन्फॉर्म नहीं है, ये ऐसा शख्स नहीं है कि जो कि बिल्कुल इससे नावाकिफ हो, उसके लिए बिल्कुल कोई नई चीज़ हो। तो ये फ़ायदा होता है कि जब आप इन्फॉर्म्ड होते हैं, भले आप ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक ना हो, लेकिन बीसियों ऐसे जो ना मौके आते हैं कि जहां आपको इस तरह की सूरत हाल से जो नबरत आजमा होना होता है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आपके बात आई होगी समझ में। तो जो आप डिसीजंस लेते हैं वो सिर्फ नॉर्मल डिसीजन नहीं होते, वो क्वालिटी डिसीजंस बन जाते हैं। एक बिल्कुल नावाकिफ शख्स और एक वाफियत रखने वाला शख्स, उन दोनों के फैसलों में फ़र्क होगा। इसलिए तो हमारा दीन भी कहता है कि भला, बल्कि जो कुरान कहता है कि क्या इल्म वाले और जिनके पास इल्म नहीं है क्या कभी बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं। ठीक है ना, आप में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ठीक है, तो हमेशा अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया, आपके वालिदैन को इस काबिल बनाया, आपको इस तरह की जो नेमत दी कि आप पढ़ रहे हैं। आप इसको डायरेक्ट इस तरह से मत थिंक किया करें कि यार एग्जाम में क्या आएगा, क्या लिखेंगे। भाई ये इससे बहुत ऊपर की बात है। ठीक है ना, आपको लाइफ, पूरी लॉन्ग लाइफ आपको ये जो ना चीज़ें जो ना बेनिफिट देने वाली हैं, क्योंकि ये आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगी। जब नॉलेज होती है तो फिर आपके क्या होता है कि आपके अल्फाज भी वैसे ही निकल रहे होते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अगर जब मुझे इन चीज़ों की जो नॉलेज ना होती, या जो मुझे ऑर्गेनाइजेशन की जो समझना होती कि ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ इस्तेमाल होना है, किस तरह से, मेरे खुद अपनी ज़िंदगी में मैंने तो हर डिपार्टमेंट में काम नहीं किया, लेकिन होता यह है कि सम टाइम जो आपने एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़े हुए होते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें की, एक्स्ट्रा से जो मुराद ये है कि जो मेरी उस फील्ड से बिलोंग नहीं करते, जैसे कि आप में से हर कोई अकाउंट या फाइनेंस में नहीं जाएगा, तो ये आपके लिए एक तरह से एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आप कभी भी इलिटरेट नहीं कहलाएंगे। आप कहेंगे यार इसको पता ही नहीं है बिल्कुल, ये तो जनक आप, फिर वो आपसे पूछेगा अच्छा भाई कहाँ से पढ़ा? यार तुमने यहाँ से पढ़ा। तो इसलिए भाई दिल लगा के जनक पढ़ें। आपको दो चीज़ें जनक तरक्की देती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो लोग मौजूद हैं ना उनसे आप पूछ लीजिएगा। पहली चीज़ है आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज। ठीक है ना, ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ यानी इसको हम कहते हैं KSA। और एबिलिटीज के अंदर ही आपकी एक चीज़ आती है इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि आप लोगों से साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, आपकी आपकी जो है रिटन पावर कितनी अच्छी है, आपकी स्पीकिंग पावर कितनी अच्छी है, चाहे वो उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, आप कितनी शॉर्ट बातों के अंदर कितना आप बेहतर बात कर पाते हैं, अपना मफहूम, अपनी बात को सामने वाले को जो कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग कितना अच्छा है। तो आप देखते होंगे, आप में से जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कि इंटरपर्सनल स्किल्स और उनकी नॉलेज, और जाहिर बात है उनको जितना एक्सपीरियंस हुआ होता है, यही चीज़ें उनको आगे की तरफ लेके जा रही होती है। डिग्री पता नहीं कहाँ पीछे रह जाती है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, शायद आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो दाखिल होंगे ना, और आप कहीं जॉब कर रहे होंगे, आपके अच्छे भी भूल जाएंगे कि आपकी जो डिग्री कौन सी थी। चलें, ये याद होगा आपको कौन सी थी। ऑर्गेनाइजेशन में कोई पलट के पूछेगा भी नहीं आपसे कि तुम्हारी GPA कितनी आई थी, फला चीज़ कितनी आई थी। सिर्फ आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज, आपकी नॉलेज होगी जो आपको मुसलसल आगे लेके जा रही है। ठीक है भाई, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। जरा सवाल नंबर 2 जरा जल्दी से बताएं, ABCDE इनमें से कौन सा आपको लगता है कि जरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? एक और है, यानी एक और हो सकता है। अच्छा, ये बड़ा तो मुश्किल अंदाज से लिख दिया, इसको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आपने यानी C को लिखा है असद। अच्छा ठीक है भाई। ई, अच्छा ई कह रहे हैं, कोई A कह रहे हैं, B और C। फैजान का जवाब मुकम्मल तौर पे ठीक है, सैयद फैजान साहब का। तो जिन्होंने B और C कहा है, तो सोनिया ने ऊपर बोल दिया था कि भाई वो B है, फिर असदुल्ला ने C को कहा था कि वो है। तो B और C बेसिकली दोनों ही जो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
और जिन लोगों ने जो ना बिल्डिंग के जो ट्रांसफर जो ना चार्जेस को खासतौर पे जो बॉयज ने पिक किया कि हाँ ये इसकी वर्थ को बढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर हो जाती है ना, जब फर्ज कर लेंगे जो ना लीज करा लिया तो अब उसकी वर्थ ही कुछ और है, ठीक है ना, तो इसलिए ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। और ये यकीनन बिल्डिंग को परचेज करने के ही चार्जेस होते हैं, बिल्डिंग ले रहे हैं आप, कोई प्लॉट ले रहे हैं तो उसी के चार्जेस में ऐड होगा ना, ट्रांसफर चार्जेस भी आप उसी में ऐड करते हैं। आप कहते हैं कि भाई आप ये नहीं करते कि नहीं नहीं ये तो ये बहुत ज्यादा होते हैं समटाइम, ठीक है भाई। तो जो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक तो हार्ड डिस्क आप लोगों ने पिक कर लिया था कि भाई हार्ड डिस्क है, दूसरी चीज ये है कि ट्रांसफर जो ना चार्जेस जो है वो भी बेसिकली जो है वो जब आप एसेट परचेज करते हैं, कोई बिल्डिंग, कोई प्लॉट, कोई घर, कोई फ्लैट, कोई अपार्टमेंट, तो उसके ट्रांसफर चार्जेस उसके साथ शामिल होते हैं, ठीक है ना, आप उसको कॉस्ट में शामिल करते हैं, ठीक है ना। तो बाकी सब आपके क्या है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब हम आते हैं कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट निकालने का एक फॉर्मेट देखते हैं कि सर कौन कौन सी चीजें ऐड होंगी और कौन कौन सी नहीं ऐड होंगी, ठीक है ना। ये देखें भाई, ये हमारे पास, और एक शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, ऐड तमाम वो चीजें होंगी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो उसकी कॉस्ट में जो ना शामिल होने चाहिए, और वो सब ऐड नहीं होंगे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब जरा जो ना देखें, अब ये एक जो ना थोड़ी सी एक एग्जांपल भी जो ना बन रही है, जो ना फॉर्मेट है जो कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट निकालने का। देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, लिस्ट प्राइस ऑफ फिक्स एसेट। अब हम एक एग्जांपल बनाते हैं, फर्ज करें कि आप कोई एक जो मशीन है बड़ी, जो मशीनरी है उसको आप परचेज करने के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ पे गए तो उनके पास जो लिस्ट मौजूद होती है, जो उनकी कोटेशंस होती हैं, उसको आप लिस्ट प्राइस कर लें, जो जो वेंडर की जो मौजूद होती है, सम टाइम वेबसाइट पे भी होती है, सम टाइम नहीं होता, आप जाते हैं तो बाकायदा उनके पास ब्रोशर्स बने हुए होते हैं उसके, उस जो ब्रोशर्स को या कोटेशन डायरी होती है बाकायदा, उसको आप देखते हैं तो उसके अंदर लिस्ट प्राइस मेंशन होती है, उसको हम कहते हैं लिस्ट प्राइस। फिर दूसरा एक तरह का आपको एक डिस्काउंट मिलता है, वो होता है बार्गेनिंग वाला डिस्काउंट, एक तरह से आप कह लें कि वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि आप जब बातचीत शुरू करते हैं, आप कहते हैं कि यार इसमें ये इतना नहीं होना चाहिए और ये फलाना, आप उसमें कहते हैं अच्छा इसमें ये फीचर्स हैं, ये स्पेसिफिकेशन है, अच्छा नहीं भाई 10 लाख नहीं देंगे हम, 9.5 लाख रुपए देंगे इसके। तो अब ये जो आपने बार्गेनिंग करी ना, इस बार्गेनिंग में जो आपने पैसे कम हुए आपके, यानी लिस्ट प्राइस से जो जो पैसे जो ना कम हुए, वो बेसिकली क्या कहलाया, वो कहलाया ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहलाया? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है भाई। तो यकीनन आपकी बात आई होगी समझ मैंने, ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली वही है जो जो काउंटर डिस्काउंट होता है आपका एक जो ना तरीके से, तो ये बेसिकली आपने उससे अवेल कर लिया, ठीक है ना। तो यकीनन यहाँ तक के बाद, तो इसके बाद जो प्राइस आएगी वो इनवाइस, इनवाइस कहते हैं उस स्लिप को, उस रसीद को जो कि बेचने वाली स्लिप पे लिखे हुए। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज जरा ध्यान में लेकर आए। अब जो वेंडर होता है, जो मशीन को बेचने वाला होता है, फर्ज कर लें 9.5 लाख रुपए की जो ना मशीन है, और उस मशीन को वो आपको जो है ना कह रहा है कि भाई अगर आप इसकी यकमुश्त पेमेंट कर देंगे, यानी कैश पेमेंट कर देंगे, तो मैं मजीद आपको 2% डिस्काउंट दे दूंगा। बात समझ रहे हैं? ऐसा वो क्यों करते हैं वेंडर? कैश सेल को बढ़ाने के लिए वो मजीद डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ऐसा तकरीबन बहुत सारी कंपनीज में होता है, शादिर नादिर कोई कंपनी होगी जो कैश डिस्काउंट नहीं देती होगी, देते हैं लोग। यानी जो भी कोई अकाउंट रिसीवेबल यानी उधार पर सेल करते हैं, वो कैश सेल को इनकरेज करने के लिए वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं। अगेन सुने मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो तमाम कंपनीज जो उधार पर भी सेल करते हैं, उधार की भी फैसिलिटी देते हैं, वो कैश सेल को या कैश की जल्दी रिकवरी करने के लिए वो कैश डिस्काउंट को ऑफर करते हैं। क्यों? ताकि कैश सेल इनकरेज हो। यानी वो ये करते हैं, कहते हैं कि भाई अगर आपने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो हम आपको मजीद 2% डिस्काउंट दे देंगे, या आपने अभी कैश पे पेमेंट कर दी तो हम मजीद 10% डिस्काउंट आपका मुंतजिर है। ठीक है भाई, बात आ रही है समझ में? तो ये बेसिकली क्या बना जनाबे अली, ये बेसिकली जना बना कैश डिस्काउंट। जरूरी नहीं है कि हर चीज को परचेज करने में सारे किस्म के डिस्काउंट जो ना मौजूद होंगे, हमने सब कुछ लिख दिया यहाँ पर। तो कैश डिस्काउंट को निकालने के बाद जो कीमत आएगी वो काउंटर पर जो आपने कीमत अदा करी, या वो नेट कैश प्राइस कहलाएगी।
यानी नेट कैश प्राइस, यानी आपने जो फाइनली कैश पर जो प्राइस पे करनी है ये वो है। अच्छा, और आपको तो पता है कि सेल टैक्स कंज्यूमर साइड पर पे होता है, यानी कि सेल टैक्स लगाता है वेंडर और पे आप करते हैं। यानी साबुन से लेकर टूथपेस्ट और हर खाने पीने की चीज़, शान मसाले, फला फला, आपने देखा होगा उसके डब्बे के पीछे जीएसटी लिखा हुआ होता है, 17% जीएसटी। अब वो जीएसटी आपके मोबाइल पर भी है, तो वो आपकी जो आपने जितना कनेक्शन लिया हुआ है, कॉल कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, तो जनरल सेल टैक्स तो आप पे कर ही रहे हैं। तो ये जीएसटी या सेल टैक्स जो है वो ऐड होकर यकीनन वो किसने पे करना है? खरीदने वाले ने पे करना है भाई, खरीदने वाले ने। तो इसको हम लेस नहीं कर रहे, बल्कि ऊपर देखिए हमने जो ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया, कैश डिस्काउंट को जो लेस किया, लेकिन सेल टैक्स को हम क्या करेंगे? सेल टैक्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है भाई, सेल टैक्स क्या होगा? हमारा ऐड होगा। फिर हमें क्या मिलेगी? कैश प्राइस पेड मिल जाएगी। बाय द वे, हम मालूम क्या कर रहे हैं, ये बात नहीं भूलिएगा कि हम जरा मालूम क्या कर रहे हैं इसमें। हम मालूम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। और आपको याद होगा कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट की बताई थी कि वो तमाम एक्सपेंसेस जो उस एसेट को यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए हुए, वो सब के सब उसकी कॉस्ट में शामिल किए जाएंगे। जैसे अभी अभी पिछले जो सवाल के अंदर मैंने कहा, ट्रांसफर जो चार्जेस भी बिल्डिंग के कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएंगे। बिल्डिंग ऐसी तो इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं कर दोगे ना जब तक आपके नाम जो ट्रांसफर ना हो जाए। बस यही बात। अब आ जाए भाई जरा अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर हम ऐड करने जा रहे हैं। ये क्योंकि फॉर्मेट है तो हमने इसमें तकरीबन ज्यादा ही लिख दिए हैं यहाँ पर। फ्रेड इन पता है आपको, या तो जो ट्रांसपोर्टेशन इन, फ्रेड इन, ठीक है ना, ये इस तरह के जितने जो कैरेज इन, कार्टेज, ये इस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ये सब ट्रांसपोर्टेशन ही कहलाती है। मैंने आपको बताया है कि अगर विद इन द सिटी हो तो फ्रेड है, फिर वो अगर वो हम कह रहे हैं कि भाई वो समुद्री जहाज से आ रहा है तो ये कहलाएगा, अगर वो हवाई जहाज से, तो मुख्तलिफ जो नाम है। अच्छा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। अच्छा सर, अभी तो आपने कहा था इंश्योरेंस काउंट नहीं करेंगे, तो भाई वो मशीन लगने के बाद जो फायर इंश्योरेंस या इस तरह की चीज आप जो ना कराएंगे वो यहाँ काउंट नहीं होगी। लेकिन इंश्योरेंस इन ट्रांजिट से मुराद ये है कि दौरान सफर जो आपने इंश्योरेंस कराई थी कि मशीन को पेश आने वाले खतरात, उसकी जो इंश्योरेंस कराई थी वो मशीन की कॉस्ट में शामिल होगी। ठीक है, फर्क समझ लें कि जो आप मशीन की इंस्टॉल होने के बाद जो आपने इंश्योरेंस कराई है, जो उसके बाद से स्टार्ट हो रही है, वो फायर इंश्योरेंस है, वो जो भी है, वो वाली इंश्योरेंस यहाँ पर इसका पार्ट नहीं बनेगी, बल्कि इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, क्योंकि ये वन टाइम पे की होगी आपने। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके कॉस्ट ऑफ एसेट का हिस्सा बनेगी। उम्मीद है बात आ रही होगी जो ना समझ में। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी आपको पता है कॉस्ट में यकीनन शामिल होने चाहिए। मैं दूसरे मुल्क से, दूसरे शहर से, दूसरे रीजन से, दूसरे स्टेट से मैं अगर कोई एसेट मंगा रहा हूँ और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, जब कस्टम चार्जेस लग रहे हैं, तो भाई वो तो मैंने देने। बात समझ में आ रही है? फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस मैंने आपको बताया कि उसको उस यूजफुल कंडीशन में लाना कि वो इस्तेमाल हो सके। वायरिंग लगनी है, कुछ उसमें प्लग्स लगने हैं, कुछ बोल्ट हैं, कुछ नट्स हैं, कुछ उसके पार्ट ज्वाइंट होने हैं, वो आप नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए आपने कोई जो टेक्नीशियन, कोई इलेक्ट्रिशियन, कोई जो ना इंजीनियर उसके साथ आया जो कि उसको करेगा। फिर वो आपसे जो टेस्टिंग चार्जेस भी ले रहे हैं। फिर फाउंडेशन है उसकी। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि उसके लिए पहले कुछ फाउंडेशन बनानी पड़ती है, कोई फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, कोई फ्रेम डिजाइन करना पड़ता है, तो उसको आप फाउंडेशन चार्जेस करें। यानी वो डायरेक्टली किसी जगह आके फिट नहीं हो जाता, बल्कि कोई कोई स्टील का फ्रेम बनेगा, कोई एक्स वाई जेड जो चीजें जो बनेंगी उसके लिए, तो वो फाउंडेशन चार्जेस उस तरफ जो लेके चले जाए। इसी तरह से इसके अलावा भी यहाँ पे जो नाम नहीं लिखे हुए, हो सकता है किसी और नाम से कोई हो ऐसे चार्जेस जो कि उसको उस कंडीशन में लाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑल अदर एक्सपेंसेस फॉर मेकिंग द एसेट इन यूजेबल कंडीशन। यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो कि हम यहाँ पे नाम इस्तेमाल नहीं कर सके, वो सारे के सारे यहाँ पर जमा हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हमने क्या लिखा, टोटल अदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जितने भी एक्स थे इन सबको जो जमा किया और ऊपर कैश प्राइस पेड के साथ जमा कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट आ गई। ठीक है भाई, यकीनन बात समझ में आई होगी कि ये हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट का फॉर्मेट है। इस पर अब हम सवालात देखते हैं। ठीक है भाई, टाइम हमारे पास बहुत है, 5 बजे तक की क्लास है, अभी भी 21 मिनट बाकी है। ठीक है भाई, एक जरा
ज़रूरी बात थी, वो भी मैं साथ में जो ना करता चलूँ। देखिए, हमारे यहाँ जो है सम टाइम ऐसा होता है कि सम टाइम कह रहा हूँ, या बहुत सारी चीज़ें जो ना ज़रूरियातें ज़िंदगी की जो हैं उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगी हुई है, या जो कस्टम ड्यूटी, खासतौर पे इम्पोर्ट ड्यूटी जरा बढ़ा दी जाती है। जैसे गाड़ियाँ हैं बाहर की, सम टाइम 200 जो % लगी हुई है, यानी अगर 50 लाख की गाड़ी है तो वो फिर भाई 1.5 करोड़ की आपको जो ना मिलेगी, क्योंकि 1 करोड़ रुपए तो उस पर 200% इम्पोर्ट ड्यूटी लगी है। ऐसा क्यों है? उसकी बुनियादी वजह ये होती है, पहली वजह ये होती है कि आप अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को या लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए, या उसको सपोर्ट करने के लिए, या उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आप इम्पोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटियाँ लगाते हैं। यकीनन बात समझ रहे होंगे। मिसाल के तौर पे ये स्क्रीन का जो प्रोटेक्टर है, स्क्रीन पर जो आप जो मोबाइल स्क्रीन पे जो ना लगाते हैं, ये फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान में कोई एक फैक्ट्री है या कोई एक कंपनी है या 2-4 फैक्ट्री हैं जो ये बड़ी मेहनत से बहुत सारे, क्योंकि जो ना मॉडल हैं वो बना रहे हैं, उनकी कॉस्ट भी बहुत आ रही है, क्योंकि हर मॉडल इतना ज़्यादा नहीं बिकता, लेकिन वो अंदाजे से जो ना बना रहे हैं और उनको कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है। अब क्या हुआ जनाब के जो ना चाइना में भी वो चीज़ जो ना बन रही होगी, लेकिन थोड़ी कम में बन रही होगी और वो कम में आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो तो जो रुल जाएगा, वो बेचारा, उसका तो नुकसान हो जाएगा अगर आप बाहर से इम्पोर्ट, ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो ऐसे में हुकूमत को क्या चाहिए कि हर वो चीज़, चाहे वो खाने पीने की हो या अशिया ज़रूरत हो, वो अमीर अगर हासिल करना चाहता है तो वो महंगी हासिल करे, ताकि उसको ये रियलाइज़ भी हो कि अगर मैं यहाँ से लोकल से ले लेता तो क्या होता कि मुझे थोड़ी जो ना कम में मिल जाती, ताकि वो उसकी कॉस्ट तो बेयर करे। भाई वो क्यों मंगवा रहा है वो सेम चीज़ जो ना बाहर से, या सेम क्वालिटी या सेम जो है यूटिलिटी चीज़ रखने वाली। तो आप क्या करते हैं, इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए, इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए, जैसे मैं आपको बताऊं ना, खाने पीने की अशिया में अगर आप चिप्स की बात करें, प्रिंकल्स आते हैं वो बाहर से इतने जो ना महंगे आ रहे हैं। अब जब प्रिंकल्स बिकने लगते हैं तो आपकी लोकल अगर उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी ना लगाई जाए, फर्ज करें कि आपका जो यहाँ की चिप्स है वो आपकी 100 रुपए की आधा पाव या कुछ इस तरह से मिल रहे हैं, और वो भी आपको 120-130 रुपए की आधा पाव मिल रही है, तो आप लोकल वाली क्यों लेंगे? आप कहेंगे भाई वो तो बाहर की है, वो लूंगा। तो इससे क्या होगा, लोकल मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्करेज होगा, वो फिर बनाएगा नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारी जो चीज़ें क्यों नहीं बनती, इसलिए नहीं बनती कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ मेकिंग इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर से उससे सस्ती चीज़ मिल जाती है, तो इसलिए इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा जिन लोगों को नहीं पता था इस बात का, या पता भी था तो थोड़ा सा और जो है क्लियर हुआ होगा कि लोकल प्रोड्यूसर को, लोकल जो ना मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट में, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए या लोकल प्रोडक्शन को इनकरेज करने के लिए बहुत सारी जो चीज़ों पे बहुत दुगनी तिगनी इम्पोर्ट लगाई जाती है। लेकिन उसूलन ये जिन दवाइयों पे नहीं होना चाहिए, जिन दवाइयाँ क्योंकि जो पाकिस्तान में बहुत सारी नहीं बनती, जैसे एड्स की हैं, कैंसर की हैं, जो थैलीसीमिया वगैरह की कुछ चीज़ें हैं वो बाहर से आती हैं, तो वो बेसिकली जब उस पर आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, कस्टम चार्जेस लगते हैं, तो वो इतनी महंगी हो जाती है कि, और आमतौर पे गरीब लोगों को जब ये बीमारियां होती हैं तो वो उनकी पहुंच से बिल्कुल निकल जाता है। ठीक है भाई, तो खैर सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में जो ना कहता है, बहुत आसान सा है और यकीनन आपको बात आएगी जो ना समझ में कि क्या कहना चाह रहा है वो इसमें। हाँ, सवाल नंबर 3 में जो ना कह रहा है भाई आपसे कि इमरान एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीन ऑन जनवरी 1, 2016 हैविंग अ लिस्ट प्राइस ऑफ 9 लाख रुपीस। लिस्ट प्राइस बता रहा है भाई, जनवरी की पहली तारीख को 2016 को कह रहा है 9 लाख रुपए की क्या उसकी लिस्ट प्राइस है। इसके बाद कह रहा है इट वाज सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% क्या मिल रहा है भाई? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद वो आपको बता रहा है, कह रहा है ये जरा जना समझने वाली बात है, जो आप में से कुछ लोग शायद जना पहली बार शायद वास्ता पढ़ा होगा जिन्होंने। अच्छा भाई, कह रहा है द क्रेडिट टर्म्स आर 2/10, N/30, द पेमेंट वाज मेड विद इन द क्रेडिट पीरियड। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, क्रेडिट टर्म बता रहा है, वो कह रहा है कि जो वेंडर ने बेचा है वो कहा है 2/10 का मतलब क्या है? 2/10 या 2 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब ये है
कि अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी जाएगी, कैश कर दिया जाएगा, कैश पेमेंट कर दी जाएगी, क्योंकि उधार पे परचेज कर रहे हैं ना आप, अगर कैश की अदायगी कर दी जाएगी 10 दिन के अंदर तो कितने % डिस्काउंट मिलेगा? 2%। तो 2/10 का मतलब हो गया 2% डिस्काउंट अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी जाए, और n का मतलब कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा अगर आप 30 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। यानी 10 से ऊपर कहानी गई तो फिर नहीं है, मगर पेमेंट करनी है 30 दिन के अंदर, बताना वो ये चाह रहा है। यानी 10 से ऊपर गया तो सारी बात है जो डिस्काउंट नहीं है, लेकिन पेमेंट कितने दिन के अंदर करनी है? 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। तो इस पूरी बात का मतलब ये बना। तो ये कैश डिस्काउंट की तरफ इशारा है। और ब्रैकेट के अंदर देखें उसने बता भी दिया आपको, क्या बता रहा है भाई ब्रैकेट के अंदर? ब्रैकेट के अंदर कह रहा है द पेमेंट वाज मेड विद इन द क्रेडिट पीरियड। क्या मुराद बनी भाई इस बात से? इस बात का ये मतलब बना कि आपने पेमेंट कर दी क्रेडिट पीरियड के अंदर, यानी 2/10 के अंदर ही पेमेंट हुई है। तो क्या मतलब ये कि हमें 2% क्या मिला है? कैश डिस्काउंट मिला। सही है। अच्छा भाई, अब हम जाते हैं, उसके बाद कह रहा है द कंपनी ऑल्सो पेड सेल टैक्स 80,000 रुपीज। 9 लाख की मशीन पर सेल टैक्स पे करा है कितना? 80,000। इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे, जमा करेंगे? इसको जमा करेंगे। फिर कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस दिए कितने? 12,000 रुपये। लेबर चार्जेस दिए 5,000 रुपये। फाउंडेशन की कॉस्ट दी है 6,000 रुपये। इंस्टॉलेशन के चार्जेस दिए 3,500 रुपये। टेस्ट रन के जो चार्जेस दिए 2,500 रुपये। और 4,000 रुपये पे किए एज प्रीमियम फॉर 3 years फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। और 1,200 रुपये दिए हैं एज ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ भाई, ये आखिर के दो जो है ना, मुझे लग रहे हैं कि इसका कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों का क्या ख्याल है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लग रहे हैं मुझे। यानी ये जो 4,000 है फायर इंश्योरेंस में आप प्रीमियम 3 साल का पे कर रहे हैं, एक ये, क्या ये एसेट की कॉस्ट में शामिल होना चाहिए? पहली बात। और वो जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है वाइट वर्दी वाले से 1,200 का, तो उसके चार्जेस क्या यहाँ पर आने चाहिए? एसेट की कॉस्ट में कर दें जो ना शामिल? हम नहीं करें? क्या ख्याल है भाई आप लोगों का? सही बात है भाई, सही बात है, इतने का ही। हाँ भाई, यस कर दें, हम एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे भाई, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है ना, इसलिए नहीं करेंगे। फायर इंश्योरेंस का भी हमने पिछले 2 सवालत के अंदर, सवाल नंबर 1 और 2 में भी फायर इंश्योरेंस का आया था जिक्र एक में, तो हमने इसको क्या किया था? इसको हमने शामिल नहीं किया था, इसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना था, ठीक है ना। वो एक्सपेंसेस जो रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो हर साल में रिपीट होने हैं, ठीक है भाई। और ये भी जो 1,200 रुपए का, इसका एसेट से कोई बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारी लिस्ट में भी मौजूद नहीं था, अगर आपको याद हो, जो मैंने अभी जना फॉर्मेट जना पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये यकीनन आपको बात आ रही इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें जना सवाल नंबर 3, जरा फ्रेश पेज पे जाएं और हेडिंग डालें जना कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई। तो सबसे पहले उसने हमें क्या बताया? इमरान एंड कंपनी ने जनवरी की 1 तारीख को लिस्ट प्राइस कितनी? 9 लाख रुपए बता रहा है, लिस्ट प्राइस 9 लाख रुपए। तो मैंने कहा भाई, मैंने लिखा भाई, सॉरी कैप्स लॉक खुला हुआ था, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन कितने की है भाई? मैंने 2 कॉलम जो ना बना लिए। राइट वाला कॉलम आपको जो ना पता है फाइनल कैलकुलेशन के लिए होता है, और अगर उसके अंदर की कोई कैलकुलेशन करनी होगी तो वो आप इनर कॉलम के अंदर करते हैं, यानी इस वाले कॉलम के अंदर करते हैं, जो कोई अंदर की। तो जरा फॉर्मेट जो ना देखें, तो मैं अंदर वाले के अंदर जो है ये वाली जो ना कैलकुलेशन जो करूंगा, जो ये अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इनकी कैलकुलेशन जो है ना, मैं वो बेसिकली मैं अंदर वाले जो ना कॉलम में करूंगा। बाकी ये 9 लाख रुपए मैंने बाहर वाले जो ना कॉलम में लिखा, ठीक है ना। जब जब फर्दर जो है कैलकुलेशन होती है तब उसको इस्तेमाल जो करेंगे। लिस्ट प्राइस के बाद आपको जो ना पता है इस जो सवाल के अंदर जो ट्रेड डिस्काउंट भी जो ना दिया हुआ था, अभी मैं फिर से निकालता हूँ, फिर आप जो पढ़ लिएगा। मैंने पहले लिख दिया ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। जरा देख लेते हैं कितने % जो ना दिया हुआ है। उसने कहा 10% है भाई। कितना है? 10%। कोई मुझे बताएगा 9 लाख का 10% कितना होता है?
9 लाख, 9 लाख का 10% होगा 90,000, जाहिर सी बात है। ठीक है भाई, 10% को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या 0.1 से मल्टीप्लाई अगर आप डायरेक्टली जो ना कर देंगे तो आपको 90,000 की फिगर मिल जाएगी। इस 90,000 को मैंने क्या करना है, ऐड कर दूं मैं इसमें, ये जो डिस्काउंट ऐड कर दूं, नहीं, इसको मैं लेस करूंगा। तो 90,000 रुपीज ये मैंने कर दिए जनाबे आली लेस। ठीक है भाई, तो जब मैंने इसको किया लेस, तो आपको पता है कि फॉर्मेट के एतबार से मैंने इसको कुछ कहना था, मैं इसको जो ना कहूँगा इनवाइस प्राइस को कह सकते हैं, यानी इसको इनवाइस प्राइस। तो मैंने इसको कहा कि भाई ये है मेरी इनवाइस प्राइस। कितनी आ गई, 9 लाख में से जो 90,000 जो चले गए, 8,10,000 रुपये मेरी इनवाइस प्राइस आ गई। ठीक है भाई, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये इनवाइस की जगह आप बिल्ड प्राइस भी कह सकते हैं। इनवाइस और बिल्ड एक ही चीज है ना, इस सेम मायनों में आएगा, यानी बिल मिल गया या इनवाइस मिल गया तो बिल्ड प्राइस भी कह सकते हैं। अच्छा भाई, फिर इसके बाद उसने हमें 2% कैश डिस्काउंट भी हमने अवेल किया। इस वाली जो ना लाइन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 2% का डिस्काउंट लेना, तो मैं लेस करने लग गया हूं अब क्या, कैश डिस्काउंट। याद रहे कि डिस्काउंट जो ना लेस होता है। ठीक है भाई, तो 2% में जो ना किसका लूंगा, 8,10,000 का। भाई 8,10,000 ही जो ना बाकी है ना, इसका मैं जो ना लूंगा 2%। तो 8,10,000 का 2% कैसे निकालेंगे, देखें भाई जरा सामने जो ना देखें, 8,10,000 रुपए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.02, 0.02 मीन्स 2%, तो ये आ गया 16,200। 16,200 को मैंने लिखना था ब्रैकेट में, क्योंकि ये लेस होना है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर। 16,200 रुपये मैंने लिख दिए ब्रैकेट के अंदर। ठीक है भाई, अब बस हमारा टाइम भी एंड की तरफ जा रहा है। इसको करने के बाद मैं आप लोगों को दूंगा। अच्छा भाई, 16,200 रुपये, तो जनाबी हाली हमारे पास आ गई प्राइस, जो आ गई नेट कैश प्राइस आ गई हमारे पास। नेट कैश प्राइस हमने क्या नाम दिया था इसको, हमने दिया था नेट कैश प्राइस, सही है, यही तो दिया था नेट कैश प्राइस। तो हमने इसको जो ना कह दिया कि भाई ये नेट कैश प्राइस आ गई। कितनी आ गई भाई, 8,10,000 में से लेस करूंगा मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है 7,93,800, 793,800। ठीक है भाई। अच्छा, क्या सेल टैक्स है, सेल टैक्स है भाई, डायरेक्टली जो ना दिया हुआ है कोई जब परसेंटेज में नहीं, 80,000 रुपए का हमने सेल टैक्स पे किया है। 80,000 का सेल टैक्स को क्या करेंगे, जो लेस करेंगे ऐड करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे। सेल टैक्स हमारी कीमत में जमा होता है, हमने देना है, तो हमने लिखा ऐड सेल टैक्स या जनरल सेल टैक्स। अगर जनरल सेल टैक्स का वर्ड यूज हुआ तो वो लिख दिएगा। ठीक है मैं, तो ये 80,000 रुपये ये मैं ऐड कर रहा हूँ। तो 80,000 रुपये को जब मैंने ऐड किया, तो अब आप ये जो ना देखें कि 7,93,800 प्लस 80,000, ये हो गए 8,73,800। ठीक है भाई, तो ये बना, ये जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है कैश प्राइस पेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैश प्राइस पेड टू वेंडर, या जो सप्लायर चाहें तो यूँ लिख दें, वेंडर को दिए, सप्लायर को दिए, या सिर्फ कैश प्राइस पेड ही लिख दें, कोई मसला नहीं। इसके बाद हमारा जो फॉर्मेट क्या कहता है, फॉर्मेट कहता है कि अब आपने हेडिंग डालनी है ऐड अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली ऐड अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई, ये मैंने बोल्ड कर दिया, और यहाँ पर ये मैं यहाँ पर और ऐड करने जा रहा हूँ। अब कौन कौन से ऐड करेंगे, अभी हमने तय किया था कि आखिर के 2 सिर्फ ऐड नहीं होंगे। आखिर के 2 जो ना कौन से, एक फायर इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है 4,000 रुपये का, और 1,200 रुपये का ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ी है। बाकी सब मैंने ऐड करने हैं। द कंपनी ऑल्सो पे, अच्छा भाई, ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस हमारे जो फॉर्मेट के एतबार से ये ऐड होगा। तो मैंने लिखा भाई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो वर्ड वहां लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, 12,000 रुपये। ठीक है भाई, इसके बाद जनाबे अली उसने दिया हुआ है लेबर चार्जेस 5,000 रुपये। लेबर चार्जेस हैं इट्स 5,000 रुपीज।
ठीक है भाई, ये भी हो गए। इसके बाद क्या दिया हुआ है इन्होंने, इसके बाद दिया हुआ है फाउंडेशन कॉस्ट 6,000 रुपये, फाउंडेशन कॉस्ट 6,000 रुपीज़। ठीक है भाई, इसके बाद है, खुदा आपका भला करे, इंस्टॉलेशन चार्जेस 3,500 रुपये। इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको जो पता ही है, मैं सब फॉर्मेट से ही देख के कर रहा हूँ कि भाई इसको ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मेट के अंदर जो जो लिखा हुआ है वो हम ऐड करते जा रहे हैं। तो इंस्टॉलेशन जो चार्जेस हैं 3,500 रुपये, तो 3,500 रुपये हमने ऐड कर दिए। इसके बाद जनाब आली है फाउंडेशन 6,000 हो गए, इंस्टॉलेशन हो गए, टेस्ट रन चार्जेस है 2,500 रुपये। एक लास्ट है हमारे पास टेस्ट रन चार्जेस कितना है 2,500 रुपये। तो सर ये जो बाकी दो एक्सपेंसेस थे उसका हम क्या करेंगे भाई, उसकी एंट्री तो बनेगी। तो एंट्री तो मैंने आपको अगली जो ना क्लास में, ये जो अभी आपने जो मशीन की कॉस्ट डाली है ना, ये अभी जो आपने जो कंप्यूट किया है, इसकी एंट्री बनानी भी बतानी है कि भाई ये सिर्फ ये कोई जो रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये तो कैलकुलेशन है। आपको पता है कि अकाउंटिंग के अंदर हर बात एंट्री की लैंग्वेज में की जाती है, तो एंट्री तो करेंगे हम एंट्री। और ये एसेट है तो आपको पता है एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कैश पे किया तो कैश जो क्रेडिट होगा। तो एंट्री तो बहुत आसान है, लेकिन क्या क्या होंगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये हो गया जनाब टोटल अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई, और इन सबको मैंने जो जमा किया तो मेरे पास फिगर आ गई जनाब अली 29,000 रुपये। 29,000 रुपये इनकी वो है। 29,000 रुपये मैंने ऐड करने थे, तो 29,000 रुपीज़ मैंने ऐड कर दिए। और जनाब यहाँ पे एक लगाई लाइन, और ये मेरा क्या कहलाया, ये क्या क्या लिखा था ऊपर, कॉस्ट ऑफ मशीन, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, या इसको हम कह देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, या सिर्फ कॉस्ट ऑफ मशीन, जो भी आप इसको जो कहना चाहें। तो जनाब इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, 29,000 में जमा कर लेते हैं 8,73,800 रुपये। और मैं क्लास मज़ीद बढ़ाता, लेकिन 2 घंटे मुस्तकिल बोलना भाई आसान नहीं है। सुबह भी मैंने जो ना क्लास ली है, तो समझे मैं मुस्तकिल 4 घंटे बोल लिया हूँ, मैं रोज़े के अंदर बोल चुका हूँ मैं। और तो ये हमारे पास मशीन की कॉस्ट आ गई। उम्मीद है ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप में से अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो फौरी तौर पे ले ले, इसका स्क्रीनशॉट जो ले ले। बाकी मुझे रजिस्टर में काम चाहिए भाई। मैंने अभी लास्ट आपके सेक्शंस में तो नहीं किया, लेकिन दूसरा जो मैं जो ना पढ़ा रहा था, तो थोड़ी सी मज़ीद कम कर दें। लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपको एतराज़ किस बात का है, आपको मसला किस बात का, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, तो इससे कम नहीं हो सकती मेरे भाई, हम कोर्स पे बहुत पीछे रह जाएंगे। मेरी ज़ात से कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आप लोगों का। अच्छा जी, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जाएगा, बात सिर्फ ये जना फॉर्मेट निकाल दिया मैंने। बात सारी ये है जनाब अली की, बात ये है कि अगर मैं आपको कम पढ़ाऊँ, आप भी खुश, मेरी भी एनर्जी कम खर्च होगी, लेकिन नुकसान लॉन्ग टर्म लॉस है। लॉन्ग टर्म लॉस क्या है कि आपको खफ़त उठानी पड़ेगी, जिसको आप कहते हैं ना, वो उठानी पड़ेगी जब कभी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में किसी चीज़ का सामना करना पड़े, और वो हमने छोटी क्लास लेने की वजह से ना पढ़ा। समझ रहे ना? तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट कहीं जाकर शर्मिंदगी का सामना उठाए। मैं अपनी पूरी जो कोशिश करूँगा कि भाई आप तक सारी बातें पहुँचें, और वो तभी मुमकिन है कि जब हमारी जो क्लास लंबी से लंबी, और हमारा वैसे भी ये जो जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 3 घंटे के होने चाहिए, लेकिन हम रमज़ान की वजह से मैं 2 घंटे किया है। वैसे ये 2.5 घंटे की, आपको याद है, पता है कि मैं 2.5 घंटे से कम नहीं लेता। ये है सारी बात। ठीक है भाई, तो खैर जनाब अली, ये जो सवाल नंबर 2 था हमारा, इसका भी अगर कोई स्क्रीनशॉट जो ना लेना चाह रहा है, फ़ौरन एग्ज़ाम पर आ जाते हैं एकदम, बिल्कुल कोई और ज़िंदगी में और कोई काम ही नहीं है एग्ज़ाम के अलावा इनको, बस डायरेक्ट एग्ज़ाम में कम दे दिएगा। लो फ़ौरन, छोटी बात, बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें किया करो, छोटी सोच और पाँव में मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। बड़ी बड़ी बातें किया करो, बड़ी बड़ी बात। ये कहा करो कि सर ये तो बहुत कम है, आप हमें और ज़्यादा पढ़ाएं,
आप हमें ज़्यादा दीजिएगा एग्ज़ाम की फिक्रें करते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊँ, शायद आपको शायद यकीन नहीं आएगा, वो हमारे सर फ़ारूक उस्मान अब याद नहीं है, वरना मैं आपको उनसे ज़रा पूछवाता। मैं था, एक दो और हैं हमारे जो साथ में यहाँ पर जना पढ़ा भी रहे हैं। तो अब मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जना कभी कभी जना टीचर को कहा हो। शायद मुझे ये चीज़ बहुत जल्दी आ गई थी समझ में कि एग्ज़ाम कोई मायने नहीं रखता, ठीक है ना। एग्ज़ाम मैं अब आपको बता रहा हूँ ना, मैं जिस इदारे में जना पढ़ा रहा हूँ और जहाँ पर मैं एक और जना जगह में जना सर्व कर रहा हूँ, यार आप बिलीव करेंगे 8 सालों में 8 साल हो चुके हैं जब मुझे वहाँ पे, यहाँ पर जना फेडरल यूनिवर्सिटी में 7 साल हो चुके हैं। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि जो तारिक साहब आपकी जीपीए कितनी आई थी, ज़रा बताइएगा आपकी कितनी, ना पहले पूछा ना अब पूछते ही नहीं है। आपको आ रही ना बात समझ, यानी एग्जाम और ये पेपर और ये जीपीए कहाँ रह जाती है। आप हंसेंगे बाद में अपनी इन बातों पर कि जब आपको होगा ना रियला, ये सब पीछे रह जाता है, आपकी शख्सियत बोल रही होती है, ठीक है ना। तो ये सारी बात है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप जो मेहनत ना करें एग्जाम के लिए, आप जो है जो ना पढ़ाई ना करें, अच्छी जीपीए जो ना लेना ज़रूरी है, सारी जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मुझसे कभी ज़िंदगी में आज तक किसी ने नहीं बोला कि यार वो आपकी मार्कशीट निकाल के देखते हैं आपने कितने मार्क्स लिए थे, आपके कितने इंटरव्यू भी जितने दिए ना, आज तक किसी ने जीपीए नहीं दी। वो यूजलेस लोग जो ना बैठे होते हैं जो आपकी जो जीपीए देख रहे होते हैं इंटरव्यू में। पुप्पो ने भी नहीं पूछे भाई, पुप्पो ने भी नहीं पूछे, पुप्पो को तो पता ही नहीं था, पूरी फैमिली